पाकिस्तान से जिंदा भाग या पाकिस्तान जिंदाबाद अभी भी? तो मैं टिपिकली लोगों को मशवरा देता हूं, दो काम करें, सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दें बहुत सारे लोगों को, और टीवी बंद कर दें। मेरा ना करें कंट्रोवर्सी नहीं देखेंगे, कोई ऐसी मारा मारी नहीं देखेंगे तो क्या मजा है। फिर अब देखते हैं टेंशन लेते रहे फिर बैठ के। एक साल में कोई 60,000 के करीब फ़ोन चोरी होता है सिर्फ लंदन में। 60,000? 60,000। और हमें लगता है कि कराची में सबसे ज़्यादा, और उसमें स्टैबिंग के इंसिडेंट बहुत फ्रीक्वेंट है। अब कराची में जब 10 साल पहले सिचुएशन वॉज 10 रोज़ाना 10 15 की खबर आ रही होती थी, उन दिनों में मैंने कुछ डाटा निकाला दुनिया की मोस्ट वायलेंट सिटीज़ का, और डाटा के हिसाब से कराची वाज नॉट इन टॉप 50। कैन यू इमेजिन? और उनमें से जो मोस्ट वायलेंट 50 शहर हैं दुनिया के, उनमें 10 शहर अमेरिका में। इवन टुडे राइट नाउ रैंडमली कोई बंदा उठता है, शूटिंग कर देता है उठा के। स्कूल में जाते हैं, शूटिंग कर देते हैं। मतलब स्कूलों में ट्रेनिंग हो रही है, अगर कोई शूटर घुसाए तो आपने कैसे हैंडल करना है उसको अमेरिका में। और परसेप्शन क्या बनी हुई है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बुरा है बहुत। मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं आप जस्टिफाई करें। हु द हेल इज जस्टिफाइंग? हु द हेल इन द राइट माइंड कैन एक्चुअली जस्टिफाई? इवन एक बंदा भी अगर मरता है तो जस्टिफिकेशन की बात हो ही नहीं सकती। अब ये शर्ट मैंने पहनी हुई है, ये 100 रुपए की है। कैन यू इमेजिन? 350 रुपये की मैंने जीन्स खरीदी वहाँ से। तो मेरा अगर मैं 3 जीन्स खरीद लेता हूँ इस तरीके से, 3 शर्टें मुझे मिल जाती है, तो मेरा साल गुजर गया। क्वेश्चन है व्हाई डू यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू एनीबॉडी? लोग क्या कहेंगे? तो अगर आप मिसाल के तौर पे सब्जियां लेने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल में नहीं जाए, पैदल चले जाएं भाई। मोबाइल घर पे रख के। मोबाइल घर पे रख के, ऑफ कोर्स जरूरी है। ठीक है। तो डिपेंड ये कराची के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बात हो रही है ना। कचरा उठाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। नहीं, आप जमीन में गड़ा कर डाल दें उसको। हम अजीमत की राह इख्तियार कर लें, और जिसने रुखसत रखनी है वो रुखसत ही रख। कोई चाइनीज़ थे पाकिस्तान आए हुए थे यहाँ पे क्लिफ्टन के एरिया में, कोई पार्क है वहाँ वॉक करते थे। दूसरे दिन उन्होंने बड़ी बड़ी थैलियाँ लाए और पूरे पार्क से कचरा उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। और लोगों ने पूछा भाई आप क्यों करें, आप तो नॉट इवन पाकिस्तानी भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, गैर मकामी। शुगर इज एज एडिक्टिव एज कोकेन। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई द एडिक्शन बट व्हाई द पेन। मैंने नोटिफिकेशन बंद की हुई है, अक्सर मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ। जिंदगी कैसे गुजरेगी नोटिफिकेशन पता चल रहा है। मैंने अभी रिसेंटली चैट जीपीटी से पूछा कि व्हाट इज़ द टोटल मार्केट साइज ऑफ दैट इंटायर इंडस्ट्री जो एडिक्शन को इस्तेमाल करती है डेलिबरेटली। इट टर्न्ड आउट टू बी $2 ट्रिलियन। भाई इंडिया से ये कंपेयर करो ना, कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आप ये कंपेयर कर रहे हो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार जो है वो मर्सिडीज़ की लॉन्च हो गई, और वहाँ पे जो सुजुकी ने कौन सा मॉडल लॉन्च कर दिया गाड़ी का। अजीब अजीब चीज़ों पे कंपैरिजन हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा सड़क पे खेल रहे होते हैं ना क्रिकेट, उनका जो मेच्योरिटी लेवल होता है वो शायद थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे पॉलिटिशियंस। मुल्क का सोचो, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि एक आप किश्ती में बैठे हुए और आप धींगा मुश्ती कर रहे हो, किश्ती जो है लुढ़कने वाली है और आपको कुछ होश ही नहीं। तो किश्ती डूबेगी तो सभी डूबेंगे ना भाई। सही बात है। और जो जिनको तैरना आता है वो तैर के निकल जाएंगे, मीन्स के वो दूसरे मुल्क भाग जाएंगे। इस लाइक कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। अबे भाई गुट्टी में पड़ी हुई लोगों की करप्शन, लोग वो जीन्स लेके पैदा होते हैं यहाँ पे। मेरी इन्फ्लेशन अच्छी है, आपकी इन्फ्लेशन। हाँ, मतलब वो जब महंगाई हमारे वक्त में होती है तो वो ज़रूरत होती है। आप जब कर रहे हैं महंगाई तो 1 रुपये से इतना कर्जा बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद एजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ गेस्ट हैं उमर जावेद साहब। उमर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। उमर जावेद साहब का एक इंट्रोडक्शन तो ये है कि टीचर हैं और एक अरसे से टीचिंग की फील्ड के अंदर हैं, लेकिन इनकी फेसबुक टाइमलाइन पे जब आप जाएं तो लगता है कि बहुत सारे इंट्रोडक्शंस होंगे। हाउ वुड यू डिफाइन उमर जावेद साहब? क्या क्या करते हैं सर आप? मैं क्या करता हूँ वैसे ऑफिशियली तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ ऑब्वियसली फुल टाइम। आई एम एंगेज इन विद अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन द पोजीशन ऑफ एन एसोसिएट प्रोफेसर सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। मतलब पीएचडी के बाद से वो प्रोफेसरशिप आपको मिल जाती है। तो वैसे आई एम टीचिंग सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, 2010। उसके अलावा अब सिंस यू आर टीचिंग देयरफॉर यू आर आल्सो सपोज्ड टू डू रिसर्च। तो रिसर्च में भी माय मास्टर्स वाज इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो शुरू के जो 8-9 मकाले लिखे हैं वो दे वर मोर अबाउट फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और बैंक्स की जो इंस्टीट्यूशनल डायनामिक्स है उनके ऊपर। एंड देन फिर पीएचडी में थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान चला गया। तो फिर सिंस लास्ट 6-7 ईयर्स फोकस इज मोर टूवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्वियसली बहुत सारी स्किल्स में ओवरलैप कर रही होती हैं। तो और फिर उसमें इस्लामिक इकोनॉमिक्स का भी बैकग्राउंड है। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स प्लस एंटरप्रेन्योरशिप प्लस इंस्टीट्यूशनल एलिमेंट, वो सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। अच्छा। कोविड जब हुआ तो बहुत सारी चीज़ों ने परेशान किया। तो इवेंचुअली आई हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल व्हाई आई एम फीलिंग सो एंग्शियस, व्हाई आई एम फीलिंग सो स्ट्रेस्ड आउट, व्हाई आई एम फीलिंग डिस्पाइट द फैक्ट अपैरेंटली थिंग्स वर ऑल राइट। स्पेशली बल्कि इनफैक्ट वो एंग्जाइटी वाला जो फेज था दैट वाज मोस्ट पोस्ट पीएचडी, प्री कोविड पोस्ट पीएचडी। एंड कोविड में इट वाज ऑफ कोर्स things escalated much further.
तो बहुत सारे सवाल उभरे साइकोलॉजी के, साइकोलॉजी पहले से भी था इंटरेस्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ माई स्टडीज एंड एवरीथिंग एल्स आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन दैट सिंस सम टाइम। तो फिर साइकोलॉजी में दिमाग चला, तो वहाँ पे फिर इवेंचुअली आई स्टार्टेड टू रीड अ लॉट ऑफ स्टफ। कुछ लोगों को मैं फॉलो कर रहा था ऑनलाइन। फातिमा तो ज़रा, आई डोंट नो इफ यू माइट हैव हर्ड, शी इज बेस्ड इन लाहौर, तो उन्होंने थोड़ा सा इस तरफ पुश किया। अच्छा। फिर इवेंचुअली आई स्टार्टेड टू हैव सम रीडिंग्स माई सेल्फ। उसमें यूंग को पढ़ा, IFS मेथड को पढ़ा, उसमें और भी बहुत सारी। तो आपकी टीचिंग किस इसी सोशल साइंसेस की तरफ से है? अब सोशल साइंसेस को आप ऑल्दो के बहुत सारी बाइफर्केशन बनी हुई हैं उसके अंदर। इकोनॉमिक्स का अलग शुबा है, सोशल साइंस या सोशियोलॉजी का अलग शुबा है, साइकोलॉजी का। बट आई थिंक इट्स अ बिग मिस्टेक टू आइसोलेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कंपार्टमेंटलाइज मेरा नहीं ख्याल कर सकते हैं, बिकॉज जब आप एक चीज़ में घुसते हैं ना, तो इवेंचुअली इट्स जस्ट अ फेसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक साइड से आप देख रहे हैं उसको, और उसकी बहुत सारी मल्टीपल साइड्स हैं। तो जब तक आप मल्टीपल साइड्स उसको नहीं देखेंगे, इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ दैट। तो फॉर एग्जांपल, अब साइकोलॉजी को जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो इनमें से आई एम फाइंडिंग लॉट्स ऑफ ऑथर्स जिन्होंने साइकोलॉजी के साथ साथ एकदम से पॉलिटिकल बिहेवियर पे भी जलांग मार के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रीड एरिक न्यूमैन, ओरिजिन इन हिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसके अंदर बीच में नाज़ीज़ का बिहेवियर भी आ रहा है, उसके अंदर बहुत सारी और पॉलिटिकल एनालिसिस भी हो रही है। एट द सेम टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरह इवॉल्व करती है। अच्छा। जब आप पैदा होते हैं उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, जब आप 3 साल के होते हैं उस वक्त क्या सूरत हाल है, जैसे। तो हर स्टेज के अपने अपने चैलेंजेस हैं। हर स्टेज में अलग अलग किस्म के सानियात हो सकते हैं आपके साथ। हर स्टेज के अंदर देर आर सर्टन एक्सीडेंट्स दैट कैन एक्चुअली प्रोग्रेस के बजाय आप रिग्रेस की तरफ जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। ठीक है। उसमें हिस्ट्री भी आ रही है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर आ रहा है। तो व्हेन यू एंड देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक। अब जॉर्डन पीटरसन को लोग जानते तो हैं, बट वेरी फ्यू पीपल नो कि जो सबसे मार्कतुल आरा उसकी किताब है वो जॉर्डन पीटरसन की, दैट इज मैप्स ऑफ मीनिंग। अच्छा। ही इज़ मोर फेमस फॉर हिज रीसेंट बुक 12 रूल्स ऑफ समथिंग। अगर आप एक को पढ़ने, पहले ये वाली किताब को पढ़ने, मैप्स ऑफ मीनिंग को पढ़ने के बाद अगर आप जंप लगाएं 12 रूल्स के ऊपर, तो आपको लगेगा बिल्कुल किसी बच्चे ने लिखी हुई। अच्छा। इतना मेजर डिफरेंस ऑन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अगेन उसके अंदर वो सोसाइटी का एनालिसिस कर रहा है, ह्यूमन साइकी का एनालिसिस कर रहा है, दोनों चीज़ों को वो। तो इवेंचुअली व्हेन यू रीड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो फिर आपको लगता है कि हर चीज़ की लेयर्स हैं। सोशल बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर में इकोनॉमिक बिहेवियर भी अलग होगा। एंड इफ़ यू आइसोलेट वन पर्टिकुलर एरिया, और उसको आइसोलेट में आके जब आप स्टडी करते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। इस वक्त आप स्टडी करा क्या रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है जो आप पढ़ा रहे हैं? एंड जब मैं पढ़ाता हूँ, माई मोस्ट फेवरेट, और जिसकी वजह से मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मशहूर भी हूँ, दैट इज सोशल एडवोकेसी एंड कम्युनिटी सर्विस। ठीक है। और अगेन इसके अंदर सिंस टॉक अबाउट सोसाइटी में पॉलिटिक्स भी है, उसमें साइकोलॉजी भी है, उसमें सारे हर चीज़ का मिक्सचर होता है। तो व्हेन वी आर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो फॉर एग्जांपल यू टॉक अबाउट पॉवर्टी, तो पॉवर्टी इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट्स अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। उसकी साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो उसमें बहुत एक मेजर एलिमेंट है विच आई रिसेंटली डिस्कवर्ड ड्यूरिंग माई PhD इन फैक्ट, कि जो टिपिकली डिस्कस नहीं होता, खासतौर पर अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से पॉवर्टी को इवैल्यूएट करें, तो दैट एंगल इज़ नॉट देयर। इवन पॉलिटिकल एंगल से आप उसको इवैल्यूएट करें, दैट एंगल इज़ नॉट देयर। एंड दैट एंगल इज़ के इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है और लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कम्युनिटी के अंदर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समबडी हु इज़ पुअर एंड हु इज़ स्ट्रगलिंग, हु इज़ सम मतलब वो परेशान भी बहुत ज़्यादा। मिसहैप्स होते हैं, आप बिजनेस करें, कोलैप्स हो गया बिजनेस, पीपल आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट यू। एंड जैसे कोविड में हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग बेचारे। एग्जैक्टली। बट इफ़ यू डोंट हैव अ कम्युनिटी अराउंड, आप कहीं स्टेबल भी हैं, बट इफ़ यू कोलैप्स, यू आर कोलैप्स्ड। ठीक है, तो अब आपकी अगली जनरेशन भी स्ट्रगल करती रहेंगी उसमें, उस सूरत हाल के अंदर। तो माई फोकस वॉज ऑन मेमन कम्युनिटी, देली वाला, चिन्योटी, मुझे बोरी और स्माइलियों को भी स्टडी करना था, बट जो कारोबारी फैमिलीज हैं, कारोबारी कम्युनिटीज हैं, नोन फॉर देयर एंटरप्रेन्योरियल एपेटाइट, और वो उनका जो एंटरप्रेन्योरियल जो मिजाज है, दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस। 3, 4, 5, 6 जनरेशन भी आप जाकर देखें तो यू विल फाइंड देम इन दैट। और वो बिल्कुल बचपन से इसकी ट्रेनिंग लिए हुए। अच्छा, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, आप अपने उसी फैमिली में आप ब्रॉट अप हो रहा है, तो आप लेफ्ट राइट लोगों को देख रहे हैं, बात करते हुए, शादी पे आप बैठे हुए बड़ों के साथ और डिस्कशन हो रही है, तो यू आर एक्चुअली फॉर्मल ट्रेनिंग भी लोगों की इनकी स्टार्ट होती है व्हेन दे आर लाइक 13, 14, 15 उसमें दे आर एनकरेज्ड कि आप दुकान में आके भले बैठ जाए, बस आके डोंट डू एनीथिंग एल्स। तो यस, तो अब in these communities there is a very strong system of support, social support, formal भी, informal भी है। ठीक है।
And if you collapse, if you are a member of these community, if you collapse, the possibility of you getting support and getting back on your feet ज़्यादा है। again is significantly high. Of course, women community, but this is my observation, I might be wrong on this, or maybe my observation, क्योंकि मैंने थोड़े senior लोगों को interview किया तो maybe they were talking about their own past. I don't know how much valid they are observations are about the current generation. तो previous generation के हिसाब से कि जो overall कि Memon community was more supportive toward their own. Number 2 पे probably Chinoti community आती है. Number 3 पे दिल्ली वाले आते हैं. But this is my observation. I might be wrong in this. तो this is what I actually observed. But there was a social support system. अब इसमें conflicts हो रहे हैं तो उसको resolution के लिए लोग आगे बढ़ के resolve कर रहे हैं उनको. Family में बहुत सारी family businesses के अंदर conflicts होते हैं. तो आपका business खराब किसी वजह से collapse हो गया, now you are struggling, then people come forward to support you. और रिलीजियसली भी मेरा ख्याल में Exactly. वो है ना कि अपने करीब वालों का पहले सबसे पहला Exactly. हक है किसी भी चीज़ के। अच्छा, मेमन कम्युनिटी की आपने बात की, मेरे 2 दोस्त थे बिल्कुल बचपन में, तो हम उनका इस बात पे मजाक उड़ाते थे कि वो दोनों दोस्त अगर कहीं खर्चा भी करना होता था ना, जब क्रिकेट खेलनी है तो 10-10 रुपये सबने देने, उस वक्त 10 रुपये ही बहुत सारी चीज़ होती थी। Yeah. तो एक भाई के पास अगर नहीं होते थे तो वो दूसरे भाई से कहता था यार मैं कर्जा ले रहा हूँ, मैं तुमसे अगले महीने दोबारा ये 10 रुपये वापस कर दूँ। तो हम कहते थे यार बहन भाइयों में क्या कर्जा, लेकिन वो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। और एक दिल्ली कम्युनिटी का एक वाकया या समझे कि एक एक्सपीरियंस कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, मतलब स्कूल मैक्सिमम उसको उमूमन वो कराते हैं और फिर उसके बाद कारोबार पे, तो वो अपनी दुकान पे ट्रेन नहीं करते बल्कि अपने भाई की दुकान पे, अपने कज़न की दुकान पे, ताकि वो उसका ठीक से रगड़ा भी लगे, वो काम भी सीखे और वो वहाँ पे ज़्यादा जल्दी सीखेगा बजाय इसके कि मेरे अम्ब्रेला के अंदर वो काम करके सीखे। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। बाद हम इसको मजाक में समझते हैं कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदाजा करें ना कि 14 साल का बच्चा अगर 2-3 घंटे भी एक्सपोजर ले रहा है एक दिन में, तो बाय द टाइम इज 24 ऑलरेडी हैज अ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, दे बिलोंग टू जॉब ओरिएंटेड फैमिली, सारा फोकस उनका रहा है एजुकेशन के ऊपर, बल्कि उल्टा पेरेंट्स उनका और डिस्करेज कर रहे होते हैं कि भाई पहले पढ़ाई कर लो फिर काम। एंड व्हेन दे आर लाइक इन देयर 20s 22-23 की एज में, दे हैव जीरो एक्सपीरियंस लिटरली। सही। स्ट्रीट स्मार्टनेस का लेवल इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। और वो 24-25 साल की एज में जब पहली जॉब करनी शुरू करते हैं, दिस इज देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड in comparison, if you look at a child coming from Memon family, तो वो उसका ऑलरेडी 13-14 साल का एक्सपीरियंस होता है उस टाइम पे। बहुत बिल्कुल। तो एक्सपोजर और मैच्योरिटी लेवल, चोटें खा के आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इन हालात के अंदर अभी समझे पाकिस्तान के जो पिछले कुछ सालों से बिल्कुल जो एक मायूसी की, एक समझे कि होपलेसनेस की, फिर वो एक ख़बर आती है कि जी बाहर जाने वालों का ब्रेन ड्रेन और ये सारे लोग, इस पूरे उसके अंदर कल भी मैं एक साहब से बात कर रहा था तो वो तो बड़े मायूस थे, कहते यार पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने बाद में उनको कहा कि यार कुछ तो आप कोई पॉजिटिव बात करें। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग या पाकिस्तान जिंदाबाद अभी भी, या यहीं पे रहना है? दो अलग इसकी मुझे तो हंसी आती है। मैं टिपिकली लोगों को मशवरा 2 काम करें, सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दें बहुत सारे लोगों को और टीवी बंद कर दें। ठीक है, तो योर परसेप्शन विल ड्रामेटिकली शिफ्ट। मेरा ना करें। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू सेलेक्टिवली फॉलो पीपल जो थोड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बात करें उनको फॉलो करें, जो पॉजिटिव बात नहीं कर रहे, थोड़ी नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो उनको सही। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि मीडिया फॉर द सेक ऑफ देयर क्या कहते हैं टीआरपी कहते हैं, टीआरपी रेटिंग, क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज़ पे ना ज़्यादा व्यूअरशिप आती है। बिल्कुल। तो इशू इतना होता है उसको आप बता करके बताते हैं। अच्छा, पॉलिटिशियंस भी है ना, वो भी उछालते हैं एक दूसरे की चीज़ों को। तो अब इफ़ यू गो टू कतर और वहाँ पे अगर कोई बम ब्लास्ट होता है, अगर होता है, आई डोंट नो होता, वी डोंट इवन नो कि ऐसा कुछ होता भी वहाँ पे, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कहीं शूटिंग होती, यू वोंट इवन नो, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप खबरें लगाएंगे, एवरीथिंग इज ऑल राइट। मतलब वो बाकायदा स्टेट लेवल पे आके उन न्यूज़ को सप्रेस करते हैं। अब कराची में जब अभी तो खैर टारगेट किलिंग वगैरह मामला बहुत बेहतर है कंपैरेटिवली जो 10 साल पहले सिचुएशन थी, बट 10 साल पहले सिचुएशन वाज वेरी 10 रोजाना 10-15 की खबर आ रही होती थी। स्कोर कहलाया जाता है कि हाँ स्कोर रहा आज का। एग्जैक्टली। उन दिनों में मैंने कुछ डाटा निकाला दुनिया की मोस्ट वायलेंट सिटीज़ का। अच्छा, होमोसाइड इज अ नंबर जो आप छुपा, अंडर रिपोर्ट नहीं होता, मतलब
किसी डेड बॉडी मिलती है तो वो आपको मिल जाती है, जी, वो बंदा मिसिंग होता है तो आपको पता चल जाता है, तो द डाटा इज़ क्वाइट एक्यूरेट एज कम्पेयर टू सेक्शुअल हरासमेंट और ठीक है। दूसरी चीज़ों का डाटा इज़ नॉट दैट मच एक्यूरेट, बट व्हेन इट कम्स टू होमोसाइड द डाटा इज़ वेरी मच देयर। तो मैं स्टूडेंट्स से भी पूछता हूँ कि उन दोनों में मैं पूछता था, आई यूज्ड टू टीच करंट अफेयर्स एट PF हीट, मैंने कहा कराची जो है वो दुनिया की जो मोस्ट वायलेंट सिटीज़ है उनमें से किस नंबर पे आता है, एंड दे वुड से सर नंबर 1 पे आता होगा, कोई नंबर 2 कहता है, कोई नंबर 3 कहता है, तो सब मेजॉरिटी वुड से कि सर ये टॉप 10 में तो डेफिनेटली आता है। सही है। और डाटा के हिसाब से कराची वाज नॉट इन टॉप 50, कैन यू इमेजिन, मतलब। और उनमें से जो मोस्ट वायलेंट जो 50 शहर हैं दुनिया के, उनमें 10 शहर अमेरिका में और कोई 25-30 शहर जो हैं वो मैक्सिको, ब्राज़ील, वेनेजुएला, ऑल्दो के उसमें से कुछ शहर ऐसे हैं जो नोटोरियस फॉर ड्रग्स स्मगलिंग, और उसमें वो उस तरह की जो गैंग्स हैं बहुत सारा वायलेंस उनका भी होता है, बट स्टिल अमेरिका के 10 शहर हैं, कभी खबर नहीं आती टीवी के ऊपर। अब अमेरिका में अब इफ़ यू लुक एट इवन टुडे राइट नाउ, आप डाटा निकालें, गूगल पर सर्च करें, रैंडमली कोई बंदा उठता है शूटिंग कर देता है उठा के, ऐसा ही है। स्कूल में जाते हैं शूटिंग कर देते हैं। इफ़ यू आस्क मी कि जी पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल भेज के एज अ पेरेंट डू आई फील सिक्योर वर्सेस इफ आई गो टू USA एंड इफ आई एम सेंडिंग माई किड्स टू स्कूल, वुड आई फील, मतलब स्कूलों में ट्रेनिंग हो रही है, अगर कोई शूटर घुसाए तो आपने कैसे हैंडल करना है उसको अमेरिका में। और परसेप्शन क्या बनी हुई है पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बुरा है बहुत। पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट की सिचुएशन बताइए आपको, पुलिस कितनी एफिशिएंट है, लॉ इन्फोर्समेंट का ओवरऑल मामला कितना एफिशिएंट है, उसके बावजूद इफ़ यू कंपेयर द लेवल ऑफ क्राइम इन द सिटी इज मिराकुलसली लो। सही बात है। ऐसा नहीं कि नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी नहीं हो रहा और वो जो हो रहा है वो जस्टिफाइड। और मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया पे तो लोग कहते हैं आप जस्टिफाई करें, हु द हेल इज जस्टिफाइंग, हु द हेल इन द राइट माइंड कैन एक्चुअली जस्टिफाई, इवन एक बंदा भी अगर मरता है तो जस्टिफिकेशन की बात हो ही नहीं सकती। बट कीपिंग इन, मतलब UK के अंदर एक साल में कोई 60,000 के करीब फ़ोन चोरी होता है। लंदन में, सॉरी लंदन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लंदन में 60,000। और हमें लगता है कि कराची में सबसे ज़्यादा, और उसमें स्टैबिंग के इंसिडेंट बहुत फ्रीक्वेंट है। बिल्कुल। वो आपसे गन पॉइंट पे नहीं सीखेंगे, वो छुरी मार के भागेंगे आपको। सही। वो अलग बात है कि वो तो यू आर एबल टू सर्वाइव दैट पर्टिकुलर अटैक। यहाँ पे अगर कोई स्नैचर कैन एक्चुअली शूट यू इन पाकिस्तान, दैट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स आर मच लोअर एज कंपैरेटिवली। They might not shoot you, but they can stab you definitely. They can definitely injure you. और the possibility is relative, despite the fact law enforcement का जो system है that is much better as compared to. बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद इतने इंसिडेंट्स होते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर 2 घंटे की लाइट गई थी, बड़ा मशहूर ज़माना वाकया, जो वहाँ के जो भी गैंग्स हैं उन्होंने सारे बाज़ारों को खाली कर दिया, लूट मार के। यहाँ पे लाइटें जाती हैं, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ अ परसेप्शन, और परसेप्शन को बनाने में हमारे मीडिया ने बहुत मेजर रोल प्ले किया, और अभी तक कर रहा है, और मुसलसल कर रहा है। और पॉलिटिशियंस भी जो है ना, वो एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, दूसरे वाले को नीचा दिखाने के लिए कॉन्स्टेंटली कीप ऑन बम्बार्डिंग कि ये देखो ये कर रहे हो तुम, वो कर रहे हो, तुम्हारे ज़माने में ये हो रहा है, एंड मीडिया उसको और एम्पलीफाई करता है। लेकिन एज अ नेशन भी हमने वो नैरेटिव बाय कर लिया है, और बाय भी कर लिया कि भाई हम हैं बहुत बुरे हैं सर, हम बहुत बुरे हैं बस। एग्जैक्टली ना, तो अब जिधर जाओ तो वो नेगेटिविटी आपको हर जगह। आई एम नॉट सेइंग नेगेटिविटी, डेफिनेटली देयर आर थिंग्स व्हिच desperately need to be improved. लॉ इन्फोर्समेंट में आपको इम्प्रूव करना है, आपके शहर का जो गार्बेज कलेक्शन आप देखें, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। यू नेम इट, कौन सा मसला जो नहीं है पाकिस्तान में। इस तरह की जो आप बात करें ना, जो इस तरह की बात करें तो फ़ौरन ये आता है कि यार आप तो वही जस्टिफाई कर रहे हैं, और आप तो एक एंगल दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप बता दें कि नहीं भाई, मतलब ये थोड़ी कह रहा है कि नहीं हो रहा, एग्जैक्टली, ये थोड़ी कोई बात है। मैं आपको एक मिसाल दूँ ना, UK के अंदर हमारे रिश्तेदार रहते थे, तो वो घर से निकली और बिल्कुल मोहल्ले में ना उनके कॉर्डन ऑफ हुआ था, पुलिस लगी हुई थी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, पुलिस लगी हुई बिल्कुल करीब घर के। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ यहाँ पे, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बॉम्ब की वो है, तो हम इसको डिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी पूरा मीडिया फॉलो करके आई हूँ, सब चीज़ें, मैं ट्विटर पे कहीं पर भी नहीं है। तो उसने कहा इसीलिए तो नहीं है ताकि आप लोग परेशान नहीं हो, मतलब और यहाँ पर अच्छा BBC और CNN और उसको हम फॉलो करने की और बड़ी हम उसकी तारीफ़ें बातें करते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आती है मैक्सिमम एक वो लाइन जलती है बस, दैट्स इट। और जो इंसिडेंट होता है उसकी भी पिक्चर्स, बस ब्लर सी भी पिक्चर आती है। लेकिन यहाँ पर रेटिंग की दौड़ और सबसे पहले झूठ फैलाने की दौड़ जो होती है ना, मतलब मैं आपको बताऊँ, सियालकोट का इंसिडेंट हुआ था आज से कोई 10-15 वो जो 2 बच्चों को मॉब ने मारा था, ठीक है, और बाद में पता लगा था कि वो चोर भी नहीं थे, और वो पूरे 1-1.5 हफ्ते तक चलती रही। हमारे रिश्तेदार मतलब उसको देख के ना, मतलब उनका थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल वो ऐसे हो गए कि हम कहें यार इनको क्या हो गया उनको, और बहुत ही अच्छे लाइवली किस्म की पर्सनैलिटी वो। तो
क्या असर पड़ रहा है। अब सिंपल सा वो लिख देते हैं बच्चे इसको ना देखें। भाई बच्चे इसको भी ना मतलब ये क्या बात हुई, बच्चे इसको ना देखें, बड़े देख लें। पिट रहे, मार रहे, खून निकल रहा है। वैसे इतनी सारी पॉलिसीज हमारी हमें समझ आती हैं, वेस्ट बड़ा अच्छा ये कर रहा है, ये करना चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो नहीं करने। और ये तो बहरहाल एक मसला है। लेकिन जो अब स्ट्रेस आ गया, अब हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, तो इस स्ट्रेस से निकलने के लिए क्या कोई सबसे पहले जो करना है वो तो मैंने बता दिया। आप अनफॉलो करें, वो हो टीवी गया। टीवी निकाल दें मेरे घर से। अलावा बाकी सबको अनफॉलो कर दें। टीवी आप बंद करें, ठीक है। और सोशल मीडिया पे भी आप बहुत सारे जो नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं उनको भी आप अनफॉलो मज़ा उसी का होता है ना देखने का। तो फिर आप देखते हैं टेंशन लेते रहे फिर बैठ के। कंट्रोवर्सी नहीं देखेंगे, कोई ऐसी मारा मारी नहीं देखेंगे, तो क्या मज़ा है। इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन, ठीक है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। तो आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो गया है, ठीक है। और अगर आप मुसलसल उस स्टेट में फंसे हुए हैं तो उसका मतलब है कि नर्वस डिसरेगुलेट नहीं, फंस गया जाके वहाँ पे। तो अब उसको ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन टेक्निक्स इफ़ यू आर वेरी मच कंसर्न कि हाँ भाई आई नीड टू फील माई सेल्फ बेटर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो आप अपने नर्वस सिस्टम को, अच्छा 2-3 चीज़ें इसमें, तो आपका नर्वस सिस्टम भी है, उसमें आपकी सेल्फ इमेज भी है। सेल्फ इमेज को ठीक करना इज मच मोर डिफिकल्ट एज फार एज इवन आई एम स्ट्रगलिंग ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल डिस्पाइट द फैक्ट आई हैव रेड लाइक रीडिंग साइकोलॉजी सिंस लाइक 4-5 years। बहुत सारे अपने मेरे इश्यूज़ हैं जो अभी तक शायद मैं रिजॉल्व नहीं कर पाया फुली। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू व्हेन इट कम्स टू रीडिफाइनिंग योर बिलीव्स अबाउट योर ओन सेल्फ और रीस्ट्रक्चरिंग योर सेल्फ इमेज। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक चीज़ होती है, आप कुछ अपनी ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, उनके साथ आपकी एक परसेप्शन बिल्ड हो जाती है कि यार मुझे इस तरह नहीं बिहेव करना। एंड दैट रेजिस्टेंस टू योर ओन नेचर बिकम्स सो हार्ड वायर्ड एंड क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट वो सेकंड नेचर बन जाती है आपकी। और बगैर सोचे समझे आप अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं। तो उसको अंडू करना, उस तक पहुंचना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। कैसे, किस तरह हो सकता है? लेकिन उसके लिए तो फिर हमें सीरीज़ करनी पड़ेगी पॉडकास्ट की, एक इशू, एक टेक्निक के ऊपर फिर हमें जो है वो बैठना पड़ेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक मैंने आर्टिकल लिखा था स्ट्रेस रेगुलेशन के ऊपर, तो उसमें तकरीबन 23 के करीब टेक्निक्स हैं। अच्छा। एग्जैक्टली, इसमें ब्रीदिंग से लेके वर्कआउट से लेके नेचर में टाइम गुजारना। अब नेचर कराची में किधर है, सफारी पार्क चलें भाई, चले जाएं थोड़ी देर के लिए सुबह में। वही है नेचर आपके पास। छुट्टी वाले दिन ना जाए, छुट्टी वाले दिन सुबह में सुबह चले जाएं। या अगर वीकडे में जा रहे हैं तो ज़्यादा कम रश मिलेगा आपको। या फिर वो किडनी हिल बना दिया उन्होंने। जी। तो इस तरह की तकरीबन 23 टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपकी मसरूफियात कैसी हैं, आपकी एज क्या है, वगैरह वगैरह। उसमें जो बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि एक तो आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। एक सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग एक चीज़ कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैठ के मेरी टांग अगर नीचे शेक हो रही है ना, नेचुरली फिजिटिंग कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे माई बॉडी इज ट्राइंग टू रिलीज द स्ट्रेस, ठीक है। हमारे यहाँ एक अक्सर मैंने लोगों को देखा बच्चों को टोक रहे होते हैं कि ये नहीं करो, ऐसे टांग नहीं हिलाओ। और भाई उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, भैया देखो बच्चा स्ट्रेस में क्यों है। बच्चा अगर क्लासरूम में बैठा हुआ और वो टांग उसकी हिल रही है तो वो स्ट्रेस में क्यों आ रहा है। सही। शिवरिंग अगर आप बॉडी कर रही है तो शिवरिंग इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू रिलीज स्ट्रेस। तो इस तरह व्हेन यू आर, मैंने बताया ना कि ऑफन टाइम वी लर्न टू फाइट विद हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं, तो वी आर बेसिकली सप्रेसिंग दीज काइंड ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्सेस। तो व्हेन दैट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, तो फिर आपको कॉन्शियसली इन चीज़ों पर फोकस करके अपनी जो आदत में लेकर आना पड़ता है इवेंचुअली। योगा के ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ लिंक्ड है हिंदुज़म की, तो भाई योगा नहीं करें, बहुत सारी और दूसरी एक्सरसाइज है वो कर लें, विच एक्चुअली हेल्प्स यू कनेक्ट विद योर body. The stress basically physiological response. It's not about your state of mind. Thinking level के ऊपर stress generate नहीं होता. Thinking level obviously can contribute to that, but वो physiological level पे जब वो penetrate कर जाता है तो वो कहते हैं ना कि you cannot think your way out of that particular state of existence. सही। तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका नर्वस सिस्टम एक सर्टन स्टेट में चला जाता है, आपकी जो हार्मोनल जो इंटरनल एक्टिविटी है वो शिफ्ट हो जाती है एक सर्टन डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रहा है बहुत एक्सेस क्वांटिटी में, मुसलसल करे जा रहा है। तो उसका मतलब है कॉर्टिसोल मीन्स कि योर ग्लूकोज लेवल विल बी अप और इवेंचुअली योर बॉडी विल बी ट्राइंग टू जनरेट ऑल काइंड ऑफ एनर्जी टू जनरेट अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। मुसलसल आप इस स्टेट में हैं कि यू आइदर वांट टू फाइट विद सम थ्रेट। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे होंगे, आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा, कोई स्टूपिड हरकत करेगा तो आप ज़्यादा ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि आप लड़ना शुरू कर दें उससे। या फिर आप बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट लाइफ की जो काम है उससे आप भागने की कोशिश करेंगे, तो जो कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ, अच्छा अब ज़िंदगी में आपने जॉब पे भी जाना है, आपने फैमिली का टाइम गुजारना है, एंड यू कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट ऑल्सो, तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते, तो मतलब वो जो इंटरनल वॉर है आपकी, वो आपकी मजीद इंटेंसिफाई होती है। इट्स अ काइंड ऑफ विशियस सर्कल दैट यू कॉन्स्टेंटली स्टक इनटू
तो थ्रू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, थ्रू दीज सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग, मिसाल के तौर पे बहुत एक आसान काम आप कर सकते हैं कि आप आधा घंटा वॉक करें, किसी पार्क में चले जाएं, बहुत सारे पार्क हैं कराची में, किसी बहुत टाइम पे सारों में से जाएं, कम बच और गए हैं। अगर थैंकफुली गुलशन इकबाल में है, आई डोंट नो दूसरे इलाकों में क्या सूरत हाल है, बट यहाँ पर है हमारे पास। सुबह के टाइम पे सफारी पार्क चले जा सकते हैं आप। तो वॉकिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टिविटी इन दैट। ऐसा ऑफन टाइम होता है कि आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं ना, तो बहुत जल्दी आपको इफेक्ट नहीं है उसको, रूटीन में आपके सिस्टम को आते आते तकरीबन कोई 2-3 महीने लग जाते हैं। मैं वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर रहा था, मेरा वज़न भी बढ़ गया था काफ़ी सारा, वेस्ट जो है वो तकरीबन 5 इंच कम हुई है पिछले माशाल्लाह। 1.5 साल में। तो लेकिन I इसको was- वॉकिंग और वर्कआउट को हम रिलेट इससे करते हैं वजन से, लेकिन आप तो कह रहे हैं ये नहीं, मेंटल इसका हेल्थ के बहुत लिए। स्ट्रेस से आपका बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आपकी फिजिकल जो आपका जो फाइट एंड फ्लाइट बेसिकली क्या है, सब फिजिकल रिस्पॉन्स। एक पंचिंग बैग खरीदें, उसकी पिटाई लगाए रोजाना। अच्छा। 2 बॉक्सिंग बैग खरीदें, एक पंचिंग बैग होना चाहिए आपके पास। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो आप निकालें उसके ऊपर। तो फाइट इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी दैट योर बॉडी वांट्स टू गेट इनटू। फ्लाइट अगेन इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी। तो जब आप लेट्स सपोज आके जॉगिंग कर रहे हैं, तो वो जो फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स है, वो उसकी थोड़ी सी वहाँ से एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। तो यू कैन नॉट think your way out of these things. So you can definitely move your way out of these things. You can feel your way out of these things. एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बहुत सारी कैफियत, जज्बाती कैफियत तारी हो रही होती है हमारे पे, उनको भी हम भाग रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं। तो अब फीलिंग अगर आपके सिस्टम में आ गई है तो आ गई वो, सही बात है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने वे फील आउट करना होगा है उसका कोई। तो आप फील करें उसको बैठ के। तो मतलब ये नहीं कि आप उसको दबा दें, आप मसरूफ़ करें, डिस्ट्रैक्ट कर लें, सोशल मीडिया पे लग जाए वगैरह वगैरह। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हमने ढूंढी हुई। तो सम टाइम लोग इवन एक्सरसाइज को भी यूज़ करते हैं अपनी उन फीलिंग से। तो मिसाल के तौर पे अगर वो फियर, खौफ है, तो खौफ जो है फाइट एंड फ्लाइट जनरेट करेगा। एंगर इज़ बेसिकली अ फाइट रिस्पॉन्स। बट अगर वो आप गमगीन हो रहे हैं किसी बात पे, यू आर सैड, अब दैट्स एन इमोशन। अब उसमें दैट इज़ नॉट रिक्वायरिंग यू टू रन और हिट अ पंचिंग बैग फॉर दैट पर्पस। तो यू हैव टू सिट डाउन एंड मुसल्ले पे बैठ जाएं, अल्लाह ताला से शेयर करें अपने गम को, ठीक है। तो नमाज की अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास है 5 वक्त की। एंड जब मैंने नमाज को इस एंगल से देखा ना, तो मुझे समझ में आया, कुरान में लिखा है ना, नमाज से मदद लो, नमाज और सब्र से मदद लो। तो व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? बिकॉज व्हेन यू आर प्रेइंग, तो इसमें तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप अपने आप से जंग करते हुए अल्लाह ताला से के सामने, तो उसमें तो आपकी जो अपने आप से लड़ाई है, वो दैट हैज़ टू end in that moment, because that particular fight that you are having with your own self is basically those fundamental needs. मिसाल के तौर पर fear का मतलब है कि you need to feel safe. Anger means you need to feel protected. Alright. Again, गम का मतलब है कोई नुकसान हुआ है, अब ये आपको नुकसान होता हुआ देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि ना हो, बट वो हो रही है, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो all of these are pointing towards some needs that you have. सही। नीड अगर फुलफिल नहीं हो रही, तो who's the best source to हील करने वाला। अगर आप उस नीड से ही भागने की कोशिश करेंगे, तो आप अल्लाह ताला से कैसे कनेक्ट होंगे उस नीड के थ्रू? तो अभी जो उस फीलिंग से भागने वाला जो एक रुझान है कि उसको आप हर वक्त अपने आप पे एक कारपेट के नीचे डाल देने वाली चीज़ कारपेट के नीचे डाल दें, या फिर आप हर वक्त मुस्कुराते रहें और हर वक्त खुश रहें और हर वक्त जो वो हंसते खेलते नजर आए, तो वो आप बहुत सारी अपनी उन ज़रूरियात को जो नेचुरल हैं उनको आप अंडर द कारपेट पुश कर रहे हैं। हालांकि वो ज़रूरियात जो हैं आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स या इमोशनल नीड्स, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू तआला आल्सो। सर, ये असल में जो हम बातें करते हैं ना, ये ऐसा लगता है हम बहुत आइसोलेशन में सोच रहे हैं कि कोई लोग कहेंगे यार आप कुरान से ताल्लुक़ आपका होना चाहिए, नमाज़ें अच्छी हो जानी चाहिए, प्लग आउट हो जाना चाहिए, सोशल मीडिया छोड़ दें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, डीप ब्रीथ करें, सब। लेकिन बंदा कहता है यार ये कभी कभी तो हो सकता है, लेकिन जो इतना मैंने अपने ऊपर ओवर बर्डन में हुआ हूँ अपने ऊपर, फाइनेंशियली और सोशली, और बहुत सारी मैंने अपने जो फ़िक्रें पाली हुई हैं, उससे मैं किसी से, मतलब कोई मुझे रूम मिलेगा तो मैं ये करूँगा, तो क्या ये रूम मिलता है या रूम निकालना पड़ता है? रूम निकालना पड़ता है। कैसे? मतलब मैं 24 आवर्स के अंदर मेरी 8 आवर्स स्लीप है, लेट्स सपोज, ठीक है, उसको मैं कम कर दूँ, या मैं बाकी जो मेरे घंटे बचे हैं, जो कि मेरा एक मिनट, बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन वो एक साहब कहते थे कि ये भी एक बहुत बड़ा एक सोचने का मसला है कि लोग कहेंगे टाइम नहीं है, तो लेकिन आप टाइम जब गिनने बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कितना नमाज के लिए भी तो टाइम निकाल रहे हैं ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन इसके लिए किस तरह आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि भाई आपने निकालना है, अपने लिए 1 घंटा निकालना है पूरे दिन का, कैसे होगा ये? आई थिंक नमाज में अगर हम फोकस कर लेना अपना, मतलब इफ़ यू आर नॉट इन योर वल्नरेबल स्टेट व्हाइल प्रेइंग, ऑफरिंग सलाह, तो उसका मतलब है कि नमाज आप कुछ और ही करें नमाज में।
बिकॉज दैट कनेक्शन हैज़ टू बी बिल्ड विद योर अनफुलफिल्ड नीड्स। वो आपकी नीड्स हैं, अनफुलफिल्ड हैं, और अगर आप उनको दबा के अंडर द कारपेट करके अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर नमाज़ पढ़ के कर क्या रहे हैं आप? सही। तो वो ताल्लुक़ कैसे बिल्ड हो रहा है अल्लाह ताला से आपका? नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। हम एक रूटीन के अंदर नमाज पढ़ते हैं, मतलब हम एक समझे कि एक साइकिल है ना कि नमाज पढ़नी है लिटरली एक्शन। एक मिसाल मैं आपको दूं कि एक दफ़ा शायद औरिया मकबूल जान ने लिखा है या कहाँ लिखा है उनके किसी कॉलम में, उन्होंने कहा कि मैं कहीं मिडल ईस्ट वगैरह में या कहीं बाहर गया तो असर की नमाज का वक्त हो गया, मेरे साथ एक रिवर्ट था बंदा, हम दोनों नमाज पढ़ के बाहर आए, मैं जल्दी आ गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो बंदा आ ही नहीं रहा। कोई 15-20-25 मिनट हो गए, मैंने कहा यार बंदा है, वो नमाज़ पढ़ के बाहर निकला, कहते हैं यार तुम लोग बहुत लकी हो। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं यार नमाज में जो मतलब अपने क्रिएटर से लिंक बनना चाहिए ना, तुम लोगों का बहुत जल्दी बन जाता है। मैं तो सोचता हूँ मेरा लिंक ही नहीं बन रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रा ज़्यादा नमाज़ पढ़ूँ। तो हमारा समझे कि शायद ये भी एक मसला है कि हम फॉर ग्रांटेड लेके या एक रूटीन एक्टिविटी लेके उसको जो है वो कर रहे हैं। तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ा टूल हुआ फिर इस सारी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एक मकूला है किसी का कि स्लो इज़ फास्ट। तो समटाइम ऐसा लग रहा होता है हमें कि बहुत मसरूफ़ हो के या रख के अपने आप को, इट्स जस्ट लाइक कि आपकी अगर टांग टूट जाए खुदा ना खास्ता, या मेरी टांग टूट गई खुदा ना खास्ता, चोट लग गई बहुत देरी, तो अब मेरी चलने की स्पीड में इजाफा होगा कि वो कम हो जाएगी। और अगर मैं उसी कैफियत में अगर अपने आप को सारे काम कर रहा हूँ तो वो ज़ख़म भी हील नहीं होगा और मैं काम उस एफिशिएंसी से कर भी नहीं पाऊँगा इवेंचुअली। सही। ठीक है, तो अक्लमंदी का तकाजा यही है ना कि मैं पहले कुछ पॉज लूँ, रुक के ठहर के मैं उस ज़ख़म को ठीक करूँ, और वंस आई एम एबल टू डू दैट। अच्छा, अगर वो मैं कर ही नहीं पा रहा, मसरूफियात इस तरह की हैं, तो उसके अंदर फिर अगेन यू नीड टू जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे मैंने ड्राइविंग के टाइम को यूज़ किया है, नमाज की हमने ऑलरेडी बात कर ली। ड्राइविंग के टाइम को कैसे यूज़ किया? ड्राइव करते हुए मैं गौर व फिक्र कर रहा होता हूँ चीज़ों पर। सही। ठीक है, अब आधे पौने घंटे की ड्राइव है, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो और अपॉर्चुनिटी आपके पास। आपने रेडियो क्यों लगाया हुआ है उस टाइम पे? अरे बंद करें रेडियो को, ठीक है, या फिर आप फ़ोन पे बात ना करें किसी से, उस टाइम पे फोकस करें अपने ऊपर। उससे होता है कि ड्राइविंग की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है आपकी, ऑफ कोर्स, लेकिन स्लो इज़ फास्ट। बट स्लो इज़ फास्ट। वाई? बिकॉज यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू, जो बहुत सारी चीज़ें आपने जो हज़म करनी है, एक तो डाइजेशन होती है ना फिजिकल, खाना खाते हैं हज़म है, तो साइकोलॉजिकल लेवल बहुत चीज़ें हमें हज़म करनी होती हैं। तो जब वो हज़म नहीं करते तो हमारी ओवरऑल मेंटल कैपेसिटी इज़ नॉट इम्प्रूव, इट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। फिर हम कहते हैं हम डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। वी डोंट गेट डिमोटिवेटेड, वी डोंट अंडरस्टैंड आवर मोटिवेशन बेसिकली। ठीक है, मोटिवेशन हमें कहीं और लेके जाना चाह रही होती है और हम अपने आप को किसी और डायरेक्शन में घसीट रहे होते हैं। तो इफ़ यू जस्ट टेक अ पॉज, मतलब नहाने के टाइम पे आपके पास 15 मिनट भी अगर आपके हैं तो दैट इज़ योर टाइम। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि नीड टू स्लो डाउन एंड यूज़ ऑल ऑफ दीज टाइम्स टू डू दिस डाइजेशन। अच्छा, इस तरह खाने का टाइम ज़रूरी है। आई वुड से खाने के लिए हम टाइम डेफिनेटली निकालते हैं, बिल्कुल, या टॉयलेट जाने के लिए हम टाइम डेफिनेटली निकालते हैं। बचपन में कहते हैं ना, खाना भूले थे, होमवर्क नहीं किया तो खाना भूले थे। एग्जैक्टली। तो आई थिंक प्रॉब्ली उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी भी है आपकी। सही। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करें तो आप बहुत ही ज़्यादती कर रहे हैं अपनी जिस्म के साथ। ना सिर्फ जिस्म के साथ कर रहे हैं बल्कि, तो अगर आप मिसाल के तौर पे सब्जियां लेने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल में नहीं जाएं, पैदल चले जाएं भाई। मोबाइल घर पे रख के, ऑफ कोर्स जरूरी है। ठीक है, तो डिपेंड ये कराची के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बात हो रही है ना। मैं भी मोबाइल घर पे रख के घूम रहा होता हूँ इधर उधर अक्सर। तो आप सब्ज़ी वाला जो घर के करीब है उसके पास नहीं जाए, थोड़ा सा 10 मिनट के फासले पे जो है वो जिस मस्जिद में आप जा रहे हैं वो थोड़े से फासले, तो आपकी वॉकिंग भी हो जाएगी। तो यू कैन थिंक, इम्प्रोवाइज एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। लेकिन सर हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारा मीडिया भी बहुत बड़ी तादाद में वो ये बता रहे कि यार तुम अगर एक दिन पीछे रह गए ना दुनिया से तो तुम तबाह हो जाओगे भाई। मतलब घर वाले ये कंपेयर करेंगे, वो देखो फलां का बच्चा, वो देखो उसने क्या कर लिया, और तुम निकम्मे बैठे हुए स्टॉप ले रहे हो ज़िंदगी से, जो आप करेंगे हाँ थोड़ा सा पॉज लें। फिर सोसाइटी मुझे बताएगी कि यार तुमने ये मिस कर दिया है, देखो अगले ने यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया। स्टेटस की जो एक दौड़ है, जो एक समझे, तो सोसाइटी का प्रेशर और ये पूरा जो एक सिस्टम जो हमें बताता है कि भाईजान आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको वो डीमोटिवेट एक्सटर्नली कर रहा होता है कि भाईजान आप बहुत बुरे हो गए। तो इसको तोड़ने के लिए क्या लिंक बेहतर बनाना पड़ेगा कि बंदा कहे हाँ भाई जो भी है मैं
जिहाद तो करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। हाँ। मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि प्लेट में रख के आपके सारे पास, मतलब ये सिस्टम जो एकदम से आपके लिए कंड्यूसिव हो जाए तो वो तो नहीं होने वाला ऑब्वियसली। तो एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक सम स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप दूसरे लगे हुए हैं आपको प्रेशराइज करने में, तो दिल कीप ऑन डूइंग दैट। और अगेन क्वेश्चन इज व्हाई डू यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू एनीबॉडी? लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो मसला। वही ना कि मतलब व्हाई डू यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू एनीबॉडी? अगर आपकी फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल नीड्स आपकी पूरी हो रही हैं, अगर हो रही हैं, और आपकी फैमिली की भी सारी नीड्स आप पूरी कर रहे हैं, वो नीड पूरी नहीं हो रही अलग बात है। मतलब फॉर एग्जांपल बेचारा कोई मजदूर है, उसको 3 शिफ्टें लगानी है, तो वो तो 3 शिफ्टें लगा के भी फैमिली की शायद जरूरत पूरी नहीं कर सकते, उसको नहीं बोल सकते। सही बात है। ठीक है, तो अब दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस बहुत डिस्कशन। बड़ी बड़ी पॉपुलेशन ऑफ कोर्स। अब उसके लिए तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनके, मिसाल के तौर पर मेरी एक फैक्ट्री है, मेरे पास 50 लोग काम करने आते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम नाउ। अब वो बंदा नहीं कर सकता ऑब्वियसली इन हिज ओन कैपेसिटी, बट दोज हु हैव सम स्पेस टू क्रिएट, दे हैव टू टेक सम काइंड ऑफ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। अदरवाइज माशरा तो लेके घसीटता रहेगा उनको इधर से उधर उसमें। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल बहुत सारा प्रेशर होता है कि मुझे एक सर्टेन कंजम्पशन लेवल मेंटेन करना है, मुझे उस ब्रांड की चीज़ें खरीदनी है। हाँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 3 इनकम चाहिए। वो 3 इनकम के लिए फिर आप उसी हिसाब से एफर्ट लगा रहे हैं। अब ये शर्ट मैंने पहनी हुई है, आई वुड लाइक टू से दिस ऑन योर, ये 100 रुपये की है। कैन यू इमेजिन? आप बोलेंगे 100 रुपये की शर्ट आज के ज़माने का संडे बाजार में मिलती है, वहाँ पे दिस इज सेकंड हैंड, दिस इज यूज्ड। वो अलग बात है उस स्टॉल पे खड़े होकर आपको छांटी करनी पड़ेगी, बिकॉज मेजॉरिटी शर्टें वहाँ फटी भी होंगी, सही, या उस पर धब्बे होंगे। तो बट इवेंचुअली यू विल फाइंड वन पर्टिकुलर शर्ट विच इज़ कम्प्लीटली 100 रुपये करके वो बेच रहा है वहाँ पे। वो 3 शर्टें उठाई मैंने अभी 3-4 हफ्ते पहले। अच्छा, 100 रुपये की शर्ट है। वाह क्या बात है, माशाल्लाह। 350 रुपये की मैंने जीन्स खरीदी वहाँ से। अच्छा। तो मेरा अगर मैं 3 जीन्स खरीद लेता हूँ इस तरीके से, 3 शर्टें मुझे मिल जाती है, तो मेरा साल गुजर गया। ठीक है, तो अब आई डोंट हैव एनी प्रेशर। मतलब मैं स्टूडेंट्स को जाकर बता दूँ, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। सही सही। जूते के मामले में थोड़ा सा मैं पर्टिकुलर हूँ, बिकॉज जूता हैज़ टू बी कंफर्टेबल, एटलीस्ट दिस इज माई प्रेफरेंस। अदरवाइज वो आप चलने फिरने के मामले में बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होती है। तो दैट इज़ वेयर माई इन्वेस्टमेंट इज गोइंग ऑफन टाइम। अपनी ख्वाहिशात को कम करके नेसेसिटीज़, बेयर मिनिमम चीज़ों के साथ आप अब गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ 1995 की कल्टस है, 1995। उसमें मतलब इफ़ आई थोड़ी सी मैं कोशिश करूँ तो इवेंचुअली आई कैन डेफिनेटली अफोर्ड अ बेटर कार, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं क्यों प्रेशराइज करूँ अपने आप को? जब पैसे जमा हो जाएंगे, अल्लाह ताला ने इतने दे दिए, मैं बगैर किसी स्ट्रेस में आए हुए अगर मैं खरीदूंगा दूसरी गाड़ी। सर यहाँ तो बच्चों की शादियों के लिए 20-20 लाख रुपए लोग कर्जा ले लेते हैं, मतलब सिर्फ एक शादी के फंक्शन के लिए। अभी ये उसकी बात नहीं हो रही। एग्जैक्टली। मतलब वो कर्जा लेके वो इसलिए करेंगे कि यार नाक का मसला हो जाएगा। मे बी शायद यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ हु एम आई। बिल्कुल। मैं हूँ कौन? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी का मकसद पर्पस क्या है? बिल्कुल। अल्टीमेटली मेरी मकसद ये है कि मैं सोसाइटी की जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करता रहूँ, और वो सोसाइटी जो जब मैं क्राइसिस में होऊंगा तो शायद वो मुझे पूछेगी भी नहीं शायद। तो व्हाई डू आई एग्जिस्ट टू प्लीज एवरीबडी एल्स अराउंड? सर क्या यही सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान जो है ना अब रहने की जगह नहीं रही, इकोनॉमिक कंडीशन तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, और महंगाई इतनी हो गई है, बेरोज़गारी इतनी हो गई है, भागो भाई यहाँ से, जिसको मौका मिलता है वो भागे। क्या यही वजूहत है कि हमने ओवर एक्सपेक्टेशन रखी हुई है? ये भी एक बहुत मेजर वजह है प्रॉब्ली। और जो एहसास कमतरी जो है हमारा, उसकी सोर्स जो है ना वो कुछ और होती है। सोर्स उसकी ये नहीं होती कि आपने ज़िंदगी में क्या अचीव कर लिया। तो सोर्स इज़ प्रॉब्ली उसको ट्रेस अगर आप करें तो आपका बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है ना, शायद वहाँ पे जाके आपको मिले। बचपन में आपकी तरबियत किस तरह की हुई, कैसा आपको माहौल मिला, आपके पेरेंट्स ने कितनी आपको अहमियत दी इन दैट, आपके स्कूल के आपके उस्ताद ने कितनी आपको अहमियत दी, इन दैट काइंड ऑफ गेट्स यू इनटू दैट कि आई एम समथिंग, आई एम वर्थ एग्जिस्टिंग, आई नीड टू रिस्पेक्ट हु आई एम। तो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी, ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी ने कमेंट किया मेरी पोस्ट पे कि नहीं, वो पहले आपको अचीव करना पड़ता है फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनती है। मैंने कहा भाई आप अचीव कैसे करोगे? अचीव करने के लिए यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करोगे, फिर आप मेहनत करोगे, इट विल टेक लाइक इट्स अ 20 ईयर जर्नी। बिल्कुल। 20 साल आप उस वक्त लगाओगे ना, आपके अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं आपको अपनी ज़ात में, तो आपने क्या एफर्ट लगानी है? सही। अच्छा, फिर व्हाट हैपन्स कि इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट के प्रॉब्लम इज़ विद यू, इट इज़ ईजियर टू एक्सेप्ट कि मैं जो एक डिस्टर्बेंस का इंटरनल शिकार हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीज़न। और आप बहुत ही इमीडिएट किसी कॉज को ढूंढते हो अपनी ज़ात के बाहर की तरफ ही। बिल्कुल ठीक है। और मीडिया जो कैश करता है उसको, बिल्कुल बिल्कुल, जो पॉलिटिशियंस वो भी कैश करते हैं। तो डेमोगॉग्स की जो मेरी डेफिनेशन है, पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियन बल्कि दुनिया की मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस आर कॉल्ड डेमोगॉग्स, जो डेमोगॉग्स की डेफिनेशन में फिट होते हैं कि दे बेसिकली कन्वर्ट योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स।
एंड दे से कि तुम परेशान हो, तुम्हारी ज़ात में जो है वो एक अजीब कर्म में मुब्तला हो, क्यों मुब्तला? इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीज़न। ये इस पॉलिटिकल हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, ऑपोजिशन है, उसकी वजह से या इस ग्रुप की वजह से। अब कराची में भी जो पॉलिटिक्स होती रही है पिछले 30-35 सालों के अंदर, इसमें दो एथनिक्स ग्रुप एक दूसरे को इल्ज़ाम ठहराते रहे, तो मे बी द कॉज इज समवेयर एल्स, द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और दैट सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, उसका कॉज कहीं और है। और इवेंचुअली भी है, तो उसका कॉज समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जितनी अवेयरनेस इसकी फैलाई जाए, तो यू हैव टू सिट डाउन एंड सी के एंड आस्क योरसेल्फ कि मेरी जो अपनी ज़ात के बारे में जो एक अंडरस्टैंडिंग वो एक्चुअली है क्या, और मैं कहाँ कहाँ अपने आप से जंग में मुब्तला। एंड दिस इज नॉट अ लाइक अ वेरी 2 महीने का 4 महीने का फेज नहीं है। दिस यू माइट हैव टू टेक might have to spend like 5, 6, 7 years introspecting. आपने पॉलिटिकली बात की मिसाल के तौर पे, बहरहाल ये बात की जाती है ना कि यार अगर हर शहरी कचरा उठा ले तो कचरा ही ना हो मुल्क, मतलब शहर में। अब ये उससे जान छुड़ाने वाली बात है कि जिसका ये काम है कि भाई कि कचरा हटाना। कचरा उठाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का नहीं, हमारा उसको लगाने का जगह है, लेकिन आगे जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ तो पाइल अप हुआ है। तो आप जमीन में गड़ा खोद कर डाल दें, सॉरी जमीन में गड़ा खोद कर डाल दें। हाँ, गड़ा ये हम अजीमत की राह इख्तियार कर लें, और जिसने रुखसत रखनी है वो रुखसत ही रख, तो उसको भी करेक्टिव मेजर्स के लिए अगर कोई बात करे तो मेरा ख्याल में हैंड इन हैंड नहीं चलेगी ये चीज़ के उनका भी जो रोल है वो अदा करें, जो पब्लिक का रोल है वो भी वो अदा करें। मतलब इससे जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब हमारे मतलब दे आर पार्ट ऑफ द सेम क्राउड ना, उसी क्राउड से निकल के आते हैं। जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दिस होल माइंडसेट कि हमें किसी और पे ब्लेम डालना है, दैट माइंडसेट इज स्टिल देयर इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आल्सो। जो गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें वही सारे लोग बैठे हुए हैं। अब इफ़ यू गो टू, आई हैव बीन टू जापान अ कपल ऑफ टाइम्स। आज से कोई 15 साल पहले मैं जिस कंपनी के लिए जॉब करता था वो टूल्स बनवाते थे जापान में, ताइवान में, इधर उधर, तो काफ़ी सारे चक्कर लगे उस ज़माने में। अब जापान में सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है कि एक कचरा चुनने वाले का होता है। वाई? बिकॉज वो सड़क पर ढूंढता बकायदा कचरा। और अगर अभी हमने जो कतर में जो वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें भी एक्चुअली 100 के जापानी, अब उनको किसने कहा कि भाई जो जिस स्टेडियम में जहाँ पे आप बैठे हुए, जिस दूसरी कंट्री में आप बैठे हुए, तो कचरा उठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एंड दे आर डूइंग दैट। वहाँ पे हमने जब ऑब्जर्व की इस तरह की चीज़ें, तो वी आस्क्ड देम कि आप लोग स्कूल में सिखाते हो बच्चों को इस तरह की चीज़ें, क्या करते होते हैं? दे सेड कि नोप्स। रिसेंटली आई फाउंड आउट कि यस डेफिनेटली स्कूल में भी कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी उनके यहाँ हो रही होती है, बट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर ब्रॉट अप कल्चर। वो बच्चा जब उसी माहौल में बड़ा हो रहा है, अपने पेरेंट्स को कचरा उठाते हुए देख रहा है सड़क से, एंड इवेंचुअली ही ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट। इवन कुछ अर्सा पहले कोई चाइनीज़ थे, पाकिस्तान आए हुए थे यहाँ पे क्रिफ्टन के एरिया में, कोई पार्क है वहाँ वॉक करते थे। दूसरे दिन उन्होंने बड़ी बड़ी थैलियाँ लाए और पूरे पार्क से कचरा उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो देखो लाइक, और लोगों ने पूछा भाई आप क्यों करें, आप तो किसी दूसरी, यू नॉट इवन पाकिस्तानी भी नहीं है, गैर मकामी आप तो गैर मकामी है। एंड दे सेड कि भाई क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं इस स्पेस को और हमें बुरा लग रहा है, देयरफॉर वी आर डूइंग दैट। और यहाँ पर हम कहते हैं, मैंने एक दुकान वाले से पूछा, मैं आइसक्रीम खरीदा था बच्चे के लिए, मैंने रैपर खोला, मैंने उसको बोला यार कोई डस्टबिन है तो मैं तुझे इधर फेंक दे, सड़क नहीं होता या डस्टबिन ही नहीं होता सड़क पे। लिटरली ये 3-4 दफ़ा इंसिडेंट हुआ। मैंने मुझसे लिटरली पूछा कि भाई मुझे कोई डस्टबिन बता दो कहाँ पे मैं उधर जाकर डाल दूँ, एंड दे सेड के ऐसे ही फेंक दें सड़क के ऊपर। और वो सड़क के ऊपर भी ऑब्वियसली इफ़ यू सी तो थोक के हिसाब से। तो अब ये गवर्नमेंट ने आके तो नहीं करना ना, जो हमारे लेवल का काम है वो कब करेंगे हम? बकरा ईद में मिसाल के तौर पे बहुत सारे घरों के आगे इतनी स्पेस होती है कच्ची, जिसमें आप वो गड़ा खोद के उसमें वो इसमें लाइशे डाल सकते हैं। आपकी ज़मीन भी फर्टाइल हो जाएगी एवेंचुअली, कचरे का भी किसी आपकी जान छूट जाएगी, बट वो बेलचा उठा के थोड़ी सी मेहनत कौन करे? तो वी जस्ट कीप ऑन वेटिंग। ऐसे प्रॉब्ली अब वो मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं जो एक्सप्लेन करती हैं फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बट दिस इज़ द बिहेवियर ऑफ अ 5-year-old बेसिकली। हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो मैच्योरिटी लेवल कि कोई आके हमारे लिए कुछ करे, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट हमारी एज जो 30-50 साल हो चुकी है, लेकिन हमारा जो एक मेच्योरिटी लेवल है वो 3-4-5 साल के बच्चे की लेवल फंसा हुआ है। वो इसलिए फंसा है प्रॉब्ली बिकॉज अगेन दिस इज़ व्हाट psychologists keep on referring to, maybe the cause of that lack of maturity lies in how जो आपका upbringing process था वो किस तरह का था। अब इसका मतलब ये नहीं कि parent are deliberately doing something, parents खुद stressed out है। अब आपकी माँ अगर पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में है और वो समटाइम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन गोज फॉर लाइक 2-3 years, तो वो ऑब्वियसली बच्चे को ध्यान नहीं दे पाएगी। तो इन दैट केस द एक्सटेंडेड फैमिली का रोल होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह एक किसी पौधे का बीज लगा के उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली कोई
कोई कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं हो रही वहाँ पे, फोकस नहीं है कि भाई बच्चे की क्या नीड्स हैं, उसको किस तरह इमोशनली सपोर्ट करना है, हमने उसकी तरबियत वगैरह, देयर इज़ नथिंग। निगलेक्ट हो रहा तो निगलेक्ट हो रहा है, और उस निगलेक्ट के प्रोसेस के अंदर इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि हमारी जो साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी की जो हमें एक इट्स अ काइंड ऑफ फूड दैट वी गेट उस माहौल के थ्रू, वो नहीं मिलता, सही। तो हमारी जो मेच्योरिटी है वहीं फंस जाती है। मतलब ओवरऑल भी हमारी एक ये ट्रेनिंग होती है ना कि यार कुछ होने वाला नहीं है, इमाम मेहदी आएंगे तो सब इमाम कुछ सर मेहदी पे आएंगे, जाएगा। वो होगा, फिर हाथ वो पर हाथ रख के मुंतज़िर फरदाओ, वो जो ये आउटसोर्सिंग, हाँ। वो इमाम मेहदी को कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को कर रहे हैं, तो किसी ना किसी के हवाले कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिर्फ टेकिंग हर हुकूमत कहती है ना हमारी गलती नहीं है, पिछले वालों ने किया। इट कैन ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओवर पैम्परिंग, हाँ। कि अगर आपके पेरेंट्स या आपकी मदर्स हैव बीन यू नो टेकिंग केयर ऑफ यू टू मच, हाँ। और आपकी एक सर्टेन एज तक पहुंचने के बावजूद भी, और वो उस वक्त प्रॉब्ली होता है कि जब ख़वातीन का जब ब्रॉटअप हो रहा होता है, उनका अपने ब्रॉटअप में उनको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही होती बहुत सारी फैमिलीज में, एंड व्हेन दे ग्रो अप द फर्स्ट टाइम दे एवर फील इम्पोर्टेंट इज व्हेन दे हैव अ बेबी, सही। because everybody is now praising, so they want to remain unconsciously in that state for a very long period of time. तो बच्चा जब बड़ा भी हो रहा है तो वो उनके लिए थ्रेट है कि यार ये बड़ा क्यों हो रहा है, because he is getting independent. तो maybe unconsciously they try to keep the child. अब उनकी बहुत desperate, इसका मतलब इनका fault है, this is a very desperate need to feel important, and subsequently जब उनके उस खातून के आसपास के जो लोग हैं, including the husband, I'm probably also guilty of doing this. Often time I'm unable to, probably because probably I'm also occupied in 10 different things. ये क्लिप अलग से निकलेगा, ये क्लिप अलग से निकलेगा। तो the parents and everybody else, they are probably not giving that significance to that woman who is in her house. अच्छा, फिर वो मीडिया देखती है, मीडिया में इधर उधर ड्रामे चल रही हैं कि वो ख़वातीन जो है वो जब जॉब करेगी जाके तो वहाँ पे she'll get that sense of importance. तो whenever मैं कभी सोचा छोड़ दो ना फेमिनिज्म का या फिर इस तरह किसी इशू का, तो वो मेजॉरिटी जो कंप्लेन ख़वातीन की होती है कि वी डोंट गेट दैट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस एल्सवेयर। सही। द ओनली प्लेस वी गेट सम सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस व्हेन वी गो एंड वर्क, और बॉस है कुछ भी है, वो डिमांड तो कर रहा है ना हमसे कुछ वर्क, और अगर हम कुछ काम करें वो अप्रिशिएट भी कर रहा है हमसे। देयरफॉर whatever the reason is, therefore we are going there. सर उसकी मोटिवेशन लेवल अलग है ना उस बॉस की मोटिवेशन, कंपनी के प्रॉफिट्स बेहतर करना है, उसके लिए वो जो भी जिससे भी जैसा काम करे। तो subsequently what happens के the shift goes to somewhere else. तो maybe this could be बर्डन उधर जाना है। हाँ, बर्डन इन द सेंस कि वो आपकी जो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है वो अब आपको जहाँ पे मिलेगी इवेंचुअली। आई थिंक सलमान आसिफ सिद्दीकी हैं, वो उनको भी बुलाना चाहिए आपको पॉडकास्ट। बिल्कुल। वो आई थिंक ही वाज रेफरिंग दिस रिसर्च इन वन ऑफ हिज टॉक्स के, मैंने खुद नहीं पढ़ी रिसर्च, वो कोट कर रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब ये पूछा गया 13-14 साल की बच्चियों से कि वाई डू यू गेट प्रेगनेंट इन दिस पर्टिकुलर एज, कहते फॉर द फर्स्ट टाइम वी फेल्ट इम्पोर्टेंट वन, जब इस लड़के ने हमें कुछ इंपॉर्टेंस देनी शुरू की, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी एवर फेल्ट इम्पोर्टेंट, देयरफॉर वी वेंट फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। इतनी खतरनाक चीज़ है ये, बहुत नीड है, बेसिक नीड है, जिस तरह एक्नॉलेजमेंट और इम्पोर्टेंस। एग्जैक्टली, बहुत बेसिक नीड है इंसान की। बच्चे अगवा हो जाते हैं, किडनैपर को पता है किस तरह मैनिपुलेट करना है बच्चों को, तो अब दिस इज समथिंग दैट वी प्रॉब्ली हैव टू, बट अगेन दिस इज़ अ वेरी कॉन्शियस चॉइस वी प्रॉब्ली हैव टू मेक। और अगर हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं दिमाग में हमारे, और 10 टेंशन हैं, प्रेशर्स हैं, और वी आर ourselves stressed out, तो प्रॉब्ली वी आर अनेबल टू पे अटेंशन ऑन दीज नीड्स ऑफ अदर पीपल। अच्छा, बच्चे को खुद समटाइम नहीं पता होता कि वो बच्चा भूख के केस में तो आपसे डिमांड करता है कि यार मुझे भूख लगी हुई है, या और आप समझ जाते हैं कि भूख लगी हुई है, लेकिन जब उसको इंपॉर्टेंस चाहिए या उसकी वांट टू फील, वो रोता है, तो वो रोता है, वो दूसरे काम करता है। एंड एज अ पेरेंट यू आर प्रॉब्ली, हमारी ट्रेनिंग भी इस तरह से नहीं हुई कि वी आर एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड ऑफ दैट चाइल्ड इन दिस स्पेसिफिक मोमेंट, और हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम फ़ोन पकड़ा देते हैं, हम कुछ और टॉफ़ी डाल देते हैं उसके मुंह में, फिर इसको आइसक्रीम खिला देते हैं, कुछ कर देते हैं, इवेंचुअली दैट पर्टिकुलर नीड गोज़ इग्नोर्ड। अच्छा सर, बच्चों की बात आई जिस तरह, तो हमारे भी घर में छोटे छोटे हैं, तो उनका होता ही है कि आप इन चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज़ दे देते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ दे दी। अब एक और मसला ये होता है, उसको कोई आपने कोई मज़ेदार टॉफ़ी या कोई ऐसी चीज़ दे दी ना, तो हाइपर एक्टिव हो जाता है, फिर सोता नहीं है, वो लंबी कहानी हो जाती है। Exactly. तो इसकी क्या समझे स्टोरी है? अच्छा, अब शुगर जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपके ब्लड लेवल, शुगर का जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है, दैट एक्चुअली गोज सिग्निफिकेंटली हाई। अच्छा, अब शुगर इज़ बेसिकली रॉ कार्बोहाइड्रेट्स, रॉ एनर्जी, एकदम से वो शूट करता है। बिल्कुल,
ठीक है, तो वो बच्चे ने एक्टिविटी करनी है, एक्चुअली जो एनर्जी को क्या करेगा, वो कहीं तो निकालेगा ना इवेंचुअली, फिर वो इधर उधर भागेगा। अच्छा, वो जब उसको आप भागने नहीं देंगे या उसको बिठा देंगे, सुला देंगे, तो फिर इट इज़ वेरी लाइकली दिस हैपेंस विद माय ओन किड्स के वो अगले दिन उनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, अच्छा, उनको सप्रेस कर दिया क्योंकि आपने उसको। इरिटेशन इसमें। दिस इज ऑल्सो बिकॉज कि आपका जो इंसुलिन लेवल ऊपर गया बिकॉज ऑफ शुगर, उसके बाद फिर नीचे आया। जब इंसुलिन का नीचे आ रहा होता है ना, देन इट हैज लॉट्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑल्सो। ठीक है। आपको इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी वगैरह वगैरह। और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, एंड दे आर गेटिंग इरिटेटेड एंड दे लाइक यार हमें टॉय ला के दो, ये करो, फ़ोन चाहिए, ये चाहिए, और उसमें वो जब उनको चीज़ नहीं मिलती देन दे स्टार्ट फाइटिंग बिल्कुल। लिटरली। तो शुगर हैज़ विड्रॉल इफेक्ट्स लिटरली। और शुगर के बारे में देयर आर सम रिसर्चेस व्हिच सजेस्ट कि शुगर इज एज एडिक्टिव एज कोकेन। अच्छा। बट उसके लिए एडिक्शन की टेंडेंसी भी, दिस इज अनदर थिंग। अगर आपके सिस्टम में एडिक्शन की टेंडेंसी नहीं है तो फिर यू माइट नॉट गेट एडिक्टेड, बट अगर आपके सिस्टम में एडिक्शन की टेंडेंसी है, एंड एडिक्शन की टेंडेंसी का मतलब है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग, पेनफुल हैपनिंग इन योर सिस्टम दैट यू वांट टू रन अवे फ्रॉम, दैट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एडिक्शन। अनफॉर्चुनेटली इस पर भी आई थिंक पूरी पॉडकास्ट होनी चाहिए अलग, कि वाई पीपल गेट एडिक्टेड। बहुत सारी एडिक्शन फैली हुई माशा। शुगर की एडिक्शन भी है। शुगर बच्चे जो वो टॉफ़ियाँ और चॉकलेटें और आइसक्रीम है और जूस और बहुत सारी शुगरी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो खा रहे होते हैं दबा के। और पेरेंट्स हैव नो आइडिया एब्सोल्युटली कि शुगर इटसेल्फ इज एडिक्टिव, वन थिंग। नंबर टू, पेरेंटिंग एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ क्रिएटिंग दैट डिसकम्फर्ट फॉर चाइल्ड, जिसकी स्केप वो शुगर में और फ़ूड में और मुख्तलिफ चीज़ों में तलाश करता है बच्चा। जब वो 13, 14, 15 साल का होता है, उसके जो दोस्त यार हैं उसको दिखाते हैं भाई इंटरनेट पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो पोर्नोग्राफी की एडिक्शन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बट इन ऑल ऑफ दिस डिस्कशन ऑन एडिक्शन देयर इज़ वेरी फ्यू people who are probably talking about this. अभी recently इत्तेफाक से मैंने कुछ 4-5 experts को पढ़ा, they were like basically this is an escape mechanism, escape strategy. मतलब you are trying to run away from that internal discomfort, pain that you are feeling inside. वे आउट आपको ये मिला। और एग्जैक्टली और भी उन चीज़ों को आप कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से आप एक थोड़ा बेहतर फील करते हैं। जी बिल्कुल। And that temptation to run away from that pain is so strong sometimes कि you cannot simply help Ignore it. अच्छा, फिर वो जितनी भी चीज़ें हैं, from social media to your games, your sugary stuff that you're consuming, caffeine, वगैरह वगैरह, तो दे मेक यू फील बेटर। वो आपको डोपामाइन हिट दे रही है, ऑक्सीटोसिन, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन जो आपके सिस्टम में रिलीज़ हो रहे हैं, और यू आर स्टार्टिंग फीलिंग बेटर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और वो थोड़ी देर के लिए आप बेहतर फील करते हैं, उसके बाद फिर वो वापस आपके हार्मोनल लेवल वापस नॉर्मलाइज की तरफ जाता है, एंड इवेंचुअली स्टार्ट फीलिंग बैड अगेन। आप नॉर्मल फील नहीं करते उस वक्त, आपको बुरा फील होता है, फिर इवेंचुअली यू वांट टू एस्केप अगेन। बिल्कुल। तो क्वेश्चन इज कि व्हाई दैट पर्टिकुलर डिस्कम्फर्ट इज देयर इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, फिर वो जब परपेचुअली रहता है ना, तो फिर वो एक हैबिट बिल्डअप हो गई, आपके बाकायदा न्यूरल नेटवर्क्स बिल्डअप हो जाते हैं आपके दिमाग में, विच लिटरली मेक यू डू ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ ऑन ऑटो पायलट, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी, इंक्लूडिंग निकल सकते हैं ऑफ कोर्स, उसमें बहुत कॉन्शियस एक एफर्ट लगानी पड़ती है आपको फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो अंडरलाइन रीज़न है, जोहान हैरी तो लिटरली कहता है द अंडरलाइन रीज़न ऑफ एडिक्शन इज आइसोलेशन। रीज़न फॉर एडिक्शन। अच्छा। If somebody is isolated, he's more likely to get addicted. और जो मॉडर्न सोसाइटी है आपकी, वो एक इंसान को आइसोलेट कर देती है। अच्छा, आइसोलेशन की भी दो टाइप्स हैं। एक मिसाल के तौर पर एरिक फ्रॉम को पढ़ें तो कहता है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज मॉरल लोनलीनेस। मॉरल लोनलीनेस कि आप बहुत सारे लोगों के दरमियान मौजूद हैं, स्टिल यू आर फीलिंग लोनली। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ पार्ट ऑफ यू व्हिच वांट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, लेकिन वो फॉर सम रीज़न वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, या फिर अगर वो आप एक्सप्रेस कर भी पा रहे हैं तो अदर आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। अब आपका जो स्कूलिंग का माहौल है वो बहुत सारी चीज़ों पे आपको अलाउ नहीं करता कि आप करें। अब यू लिटरली हैव टू बिहेव लाइक अ रोबोट फॉर सर्टेन आवर्स इन अ पर्टिकुलर डे। आप घर आते हैं, आपको होमवर्क आप लग जाते हैं उसके अंदर, तो बहुत ही मैकेनिकल किस्म का आपका रूटीन, वेरी अननेचुरल। थैंकफुली बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में जो उस वक्त चैलेंज कर रहे हैं इस मॉडल को, और ऑल्टरनेटिव मॉडल्स की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर इंसान को जो एक नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो वेरिएशन चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, दैट इज इन बिल्ट इन टू दैट इन्वायरमेंट। बट ऐसी एग्जाम्पल्स बहुत थोड़ी सी हैं इस वक्त दुनिया में, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। चलिए, ये तो बच्चों के लिए हो गया ना शुगर का, और बड़ों के लिए क्या है? वही सेम It's a trauma response, a stress response. You're trying to run away from that internal discomfort. तो उस डिस्कम्फर्ट को पे सवाल उठाएंगे। द क्वेश्चन इज नॉट वाई द एडिक्शन, गबोर माटे कहता है, द क्वेश्चन इज नॉट वाई द एडिक्शन बट वाई द पेन। तो यू हैव टू, ज़रूरत क्यों पड़ी एडिक्शन? ज़रूरत पड़ी क्यों आपको डिस्ट्रैक्ट करने की अपने आप को? सही। वेदर यू आर टेकिंग शुगर और खाली दिमाग शैतान का घर है। खाली दिमाग शैतान का घर है भी, और वो एक प्लीज़ कंफर्म मी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई हैव हर्ड कि वो देयर इज अ हदीस के
दो नेमतें ऐसी हैं जो इंसान जब उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है, एक फारिग टाइम और एक सेहत। बिल्कुल ऐसा है। तो फारिग टाइम का मतलब, इसका मतलब पॉजिटिव इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं उस फारिग टाइम को। और जिक्र करें मिसाल के तौर पे बैठ के आप अपनी जो इंटरनल, अब मैं यही सोच रहा था, जो आप माशाल्लाह इतनी सारी बातें जो अभी बता रहे हैं ना, एक एक को अगर आप लिंक करना चाहें तो ये हमारी रिलीजियस टीचिंग्स हैं, सीरत की टीचिंग्स हैं Exactly. कि भाई अच्छी सोबत रखो, आइसोलेशन में ना जाओ, शैतान इंसान का भेड़िया है, जैसी वो किसी से अलग होता है उसको कैच करना आसान हो ऐसा नहीं, जाता यहाँ है। पे आइसोलेशन दो टाइप्स की हैं। आइसोलेशन, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल यू माइट बी विद 100 लोगों के पीपल, साथ और फिर भी अकेले हो। फिर भी आप आइसोलेटेड हैं, एंड दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन इज इवन मोर पेनफुल, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है आपके साथ। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट गिव यू दैट, मतलब शुरू से आप स्कूल आपको एक सर्टन तरह की पर्सनालिटी माइंडसेट मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पेरेंट्स भी आपको पुश कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो आपकी जो ऑथेंटिक ओरिजिनल सेल्फ है ना वो कहीं बीच में रह जाती है। सही। और बहुत सारी आपकी नेचुरल एक्सप्रेशंस हैं जो इमोशनल नीड्स हैं आपकी, जो यू हैव टू पुश देम अंडर द कारपेट। तो सब्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंस के, अब गोबो मार्टे से कि फॉर द सेक ऑफ ऑथेंटिसिटी, फॉर द सेक ऑफ अटैचमेंट वी कॉम्प्रोमाइज आवर ऑथेंटिसिटी। अटैचमेंट मीन्स के पेरेंट्स आर लाइक कि अगर तुमने ये नहीं किया तो हम नाराज हो जाएंगे। अगर वो वर्बली नहीं भी कह रहे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बिहेवियर से बच्चा सेंस कर रहा है कि यार मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इट्स गोइंग टू बी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए इनके साथ, तो पेरेंट्स आर गोइंग टू फील बैड अबाउट दिस। तो फॉर द सेक ऑफ अटैचमेंट वी कॉम्प्रोमाइज आवर ऑथेंटिसिटी अकॉर्डिंग टू गोबो मार्टे। तो एरिक फ्रॉम भी स्टॉक, मतलब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने एड्रेस किया इस मसले को इस तरीके से। तो उस ऑथेंटिक एक्सप्रेशन के लिए वो इतना हम डिस्कनेक्ट होते हैं कि इवेंचुअली वो द पीरियड ऑफ when you are 23, 24, 25, 30, 40, we don't even understand what that is. It's a kind of ghost that exists inside of us, that वो हमें पुश कर रहा है, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग जनरेट कर रहा है, हम उनको समझ ही नहीं पा रहे वो हो क्या रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि आप 5 घंटे इस कमरे में अकेले बैठ के गुजारे हैं, मैं आपके पास सेलफोन भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं, कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ आपने चीज़ों को देखना है लेफ्ट राइट, ठीक है, अज्यूमिंग के नमाज का टाइम भी नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, 3 से 5 तक नहीं मतलब लेट्स सपोज आप रात का टाइम, सुबह के आप फजर के बाद से जोहर, फजर के बाद से जोहर तक आप बैठे हैं इसके अंदर, आप कुछ नहीं करना आपने, तो आपके लिए बहुत टॉर्चरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो व्हाट्स हैपनिंग, एक एक्सपेरिमेंट किया किसी ने, जिसने कि 3 दिन अगर आप ये कर लेना, किसी को 3 दिन के लिए बंद करते हैं ऐसे कमरे में, तो 3 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए बंदे का, ही माइट स्टार्ट लूजिंग हिज सेंसेस। अनदर एक्सपेरिमेंट, पहले उन्होंने क्या किया कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको एक कहा कि आप ये बटन दबाएं, जो बटन दबाया तो बहुत ज़ोर का बिजली का झटका लगा, बड़ा तकलीफ दे एक्सपीरियंस था वो झटका, उनको पहले बता दिया था कि ये होगा आपके साथ, उन्होंने फिर भी दे सेट किया, दे एक्सपीरियंस दैट पेन। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि यार आपको आधा घंटा वेट करना है यहाँ पे, बट यू कैन एंड दिस हाफ एन आवर, और आप बड़े 2 मिनट में भी निकल सकते हैं इस कमरे से, अगर आप इस बटन को दबाएं दोबारा से इस बिजली के झटके को महसूस कर लें और 2 मिनट में निकल जाए। तो आपको 2 चॉइस हैं, या तो आधे घंटा आप बर्दाश्त कर लें, बैठे रहें, कुछ नहीं होगा आपको, कोई आपको झटका वटका बर्दाश्त नहीं करना, लेकिन अगर आप आधा घंटा बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, तो आप दूसरा ऑप्शन ये है आप कि आप इस झटके को एक्सपीरियंस करें और 2 मिनट में 5 मिनट निकल के आ जाए जितना। तो बहुत सारे लोगों ने प्रेफर किया कि वो बिजली का झटका बर्दाश्त करें और उस ड्यूरेशन को आधे घंटे की कम करके 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर लेकर आ जाए। तो व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली, तो व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, तो जो आपकी ऑथेंटिक साइड है जिसको आप नहीं समझ रहे, बिल्कुल जो आपको नज़र नहीं आ रही वो एक्चुअली है क्या, बट इट इज़ देयर, दोज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट नीड्स, वो एमर्ज हो रही हैं आपके सिस्टम में, और आपको फील भी हो रहा है कुछ, बट क्या फील हो रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दैट इज़ एक्चुअली कमिंग अप व्हेन यू आर सिटिंग अलोन। और बहुत सारे कैफियत होती हैं आपकी, मिसाल के तौर पे आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने कोई बुरी चीज़ देख ली तो आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस, आपको गम महसूस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा भी आएगा, बहुत सारी सड़क पे चलते हुए आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं, कैसा दिन आगाज़ हुआ, क्या पूरा दिन ख़राब कर दिया, सोशल मीडिया पे आप कुछ चीज़ देख लेते हैं, घर में कुछ झगड़ा हो जाता है किसी के साथ, तो अब वो जो इमोशंस है ना, अगर आपने फील नहीं किया उनको, दे विल लिटरली रिमेन स्टक इन योर सिस्टम फॉर 30, 40, 50 years, and they can literally kill you if they are too much. क्या इग्नोर कर दें? नहीं कर सकते, दिस व्हाट आई एम सेइंग ना, इफ यू आर इग्नोरिंग देम, दे आर इन योर सिस्टम फॉर एज लॉन्ग एज योर लाइफ, और जितने ज़्यादा वो एक्यूमुलेट होते हैं, उनका एक केमिकल, एक इम्प्रिंट भी होता है आपके सिस्टम पे, और वो अंदर से डैमेज करते रहते हैं ऐसा बॉडी को। और जो एक डिसिप्लिन है मेडिकल साइंस के अंदर जिसको कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, उसके जो लोग हैं वो स्टडी करते हैं कि अगर आप मुसलसल इस तरह की इमोशनल स्टेट्स में अगर आप रहें तो उसका आपकी फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड दे लिटरली सेइंग कि इफ यू आर फॉर एग्जांपल सप्रेसिंग योर एंगर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यू आर वेरी लाइकली टू गेट कैंसर and die from cancer. You're very likely to get autoimmune diseases and die from that. This is how much important that is to actually understand that particular side of our being and to bring that out in some form and to understand what exactly that is.
वो नीड जो निकल के आ रही है अंदर से एक्चुअली है क्या, और उसको फिर आप जो भी उसके लिए आपको करना है वो आप करें फिर सब्सिक्वेंटली। और फिर होता है कि फिर आप ऑफन टाइम बेचैनी जो हो रही है, फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही है, वो आप गुस्सा अपने बच्चों पे भी निकाल रहे हैं, आप अपने सब जिस पे भी आप निकाल सकते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर या अपने आपकी फैक्ट्री, घर से लड़के आए आज, आप घर से लड़के आए एग्जैक्टली, तो वो फ्रस्ट्रेशन आप फिर इधर उधर भी निकालते हैं। तो दैट इज़ वाई आई रिसेंटली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सिखा रहा हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस इज अ मॉरल नेसेसिटी। द मोर सेल्फ अवेयर यू आर, the more you'll be able to understand what the need is, the more you'll be able to take care of that need, and subsequently the less you'll be frustrated. जब frustration आपकी level कम होगा तो फिर obviously आप गुस्सा भी कम आएगा, जब गुस्सा कम आएगा तो the possibility of you committing something which might hurt somebody else is going to be अच्छा ये अभी जिस तरह बहुत छोटी एज के अंदर वो कहते हैं ना यार डिप्रेशन में जा रहा है बच्चा, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सारे दुनिया के प्रॉब्लम बेचारे। अच्छा उसकी डिप्रेशन क्या होता है कि कोई किसी दोस्त ने उसको अनफ्रेंड कर दिया, किसी जो है वो किसी गैदरिंग के अंदर उसके साथ थोड़ी सी समझे कि इंसल्ट हो गई और उसने उसको बहुत ही ज़्यादा उस तरह ले लिया और सही ट्रीट नहीं किया, पेरेंट्स ने भी उसको डीमोटिवेट किया। एक चीज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर होती है, जैसे कहते हैं ना गेम ऑफ लाइक्स एंड फॉलोज। अच्छा मैं कोई चीज़ पोस्ट की और मेरे पास अगर एक सही उसका रिस्पांस नहीं आया तो मुझे लगता है कि यार ये मैंने क्या पोस्ट कर दिया, ये अगर और मेरा कोई ये देख लेगा तो बड़ी बुरी बात है कि यार 2 लाइक्स है मेरी कोई। लेकिन अगली मैं इंतज़ार करता हूँ कि यार कोई अगली चीज़ डालूँ जिसमें कम से कम 5000 लाइक्स तो हों, 500 फॉलोज तो हों, टिकटॉक के ऊपर ज़रा मेरी व्यूअरशिप तो। तो इस आप माशाल्लाह फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, आप भी क्या उससे गुजरते हैं या इसको आप इग्नोर कर देते हैं कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है? गुजर रहा था, बल्कि गुजर रहा हूँ। रोज़ाना ऐसी कैफियत आती है कि कोई चीज़ मैं पोस्ट करता हूँ और उसमें अक्सर फेसबुक को भी पसंद नहीं आती पोस्ट, तो वो दूसरों को दिखाता भी नहीं। हाँ ये भी मसला है। बट अगेन यू आर नॉट गेटिंग रिएक्शन, वेदर वो फेसबुक उसको सेंसर कर रहा है या लोगों को पसंद ही नहीं आ रही। एग्जैक्टली, तो दिस डेफिनेटली हैपन्स। तो अच्छा आपने 2-3 चीज़ें पूछी, एक बच्चों का भी आपने पूछ लिया बीच में। दैट इज़ प्रॉब्ली बिकॉज कि जो अटेंशन उनको घर से मिलनी चाहिए वो घर से नहीं मिल रही और वो अपने दोस्तों में तलाश कर रहे हैं। एंड सिंस इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल बेसिक नीड, जस्ट लाइक कि आपको पानी पीना है, पानी नहीं मिलेगा तो आप इवेंचुअली यू विल बी इन ट्रबल, फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो वो घर से जब बच्चों की नीड पूरी नहीं हो पाती, नीड पूरी होने का मतलब है कि उस कैफियत को पेरेंट्स समझें और एक्नॉलेज करें उसको। पेरेंट्स शुड बी देयर इन दैट मोमेंट, इमोशनली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, एक्नॉलेजिंग व्हाट द चाइल्ड इज़ फीलिंग। और उसके लिए ऑफ कोर्स क्योंकि लाइफ हमारी इतनी तेज़ हो गई है, दैट इज़ ऑल्सो लाइफ भी तेज़ हो गई है और पेरेंट्स भी अपनी आप से भी डिस्कनेक्टेड हैं। और अपने आप को मसरूफ़, अगर मसरूफियत नहीं भी है तभी उन्होंने मसरूफ़ करके रखा हुआ है, दैट डिस्ट्रैक्टिंग देमसेल्व्स। सब्सिक्वेंटली बच्चे की जो नीड है वो पूरी नहीं हो रही है, वो तो अपने दोस्तों की तरफ देख रहा है। जब बच्चा अपना उसका दोस्त अनफ्रेंड कर रहा है उसको, तो फिर सब्सिक्वेंटली दैट्स अ बिग थिंग फॉर हिम। व्हाई? बिकॉज जो लाइफ लाइन पेरेंट्स की तरफ से आनी चाहिए थी या घर वालों की तरफ से आनी चाहिए थी, वो लाइफ लाइन उसकी नहीं आ रही। अच्छा अब जो हमारी जो 30, 35, 40 साल के जो लोग हैं उनकी जो इंगेजमेंट है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया तो मैनिपुलेट कर रहा है आपको मसल। इट इज़ कॉन्स्टेंटली शोइंग यू कि हाँ भाई इफ़ यू आर गोइंग टू पुट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग तो उसमें आपके लाइक्स आएंगे, तो अगर आप लाइक्स नहीं आएंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि आपको भी एडिक्शन इवेंचुअली उन जो नंबर आता है ना इतने नोटिफिकेशन, सैटिस्फाइंग नंबर या एग्जैक्टली डिप्रेसिंग नंबर, तो आपकी एडिक्शन डेवलप हो जाए उसके साथ। तो बड़ी अच्छी एक टेड टॉक में देख रहा था, तो एक ऑथर है, कोई पहली किताब उन्होंने लिखी, पहली किताब ही हिट हो गई उनकी, तो जानबूझ के उन्होंने दूसरी किताब ऐसी लिखी जो हिट ना हो। अच्छा, ताकि उस मेंटल स्टेट से बाहर आए, और वो फ्लॉप हो गई किताब। एंड शी वाज लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, ताकि मैं ठंडी हो जाऊँ। बाद में तो नहीं उन्होंने ऐसे किया जब फ्लॉप हो गई तो उन्होंने कहा अच्छा यार मैं इसीलिए तो लिखी थी कि फ्लॉप हो। आई डोंट नो अब उसकी तो नहीं, लेकिन ये इससे कैसे निकले, ये तो बड़ा तंग करता है ये चीज़। तो फॉर एग्जांपल मैंने नोटिफिकेशन बंद की हुई है, अक्सर मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस अब व्हाट्सएप की देखनी पड़ती हैं बिकॉज बहुत सारी वर्क रिलेटेड जो आपकी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लिटरली स्विच्ड ऑफ ऑल नोटिफिकेशंस। बल्कि इनफैक्ट दिस इज अ सजेशन गिवन बाय एन इंजीनियर हु वाज वर्किंग फॉर फेसबुक, और उसका इंटरव्यू था CNN के ऊपर। ही सेड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डू दिस। देयर आर पीपल हु हैज़ वर्क फॉर फेसबुक, फॉर एग्जांपल एक इंडियन है चमतपली बिटिया, वो कहता है मैंने तो पाबंदी लगाई घर में कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेगा, और काम वो उसमें करता है, वो नहीं करता था पहले। वो कहता है आई हैव सीन हाउ थिंग्स आर, उसको किस तरह वी हैव साइकोलॉजिस्ट जो बैठ के ये सोचते हैं कि किस तरह हमने एंगेज करना है ऑडियंस को ताकि वो चिपकी रहे इसके साथ। द प्लेटफॉर्म हैज़ टू बी एडिक्टिव बाय डिज़ाइन। और बाकायदा इट इज़ नॉट जस्ट फेसबुक, सोशल मीडिया पूरी एक इंडस्ट्री है आपके पास, उसमें आपकी जंक फूड भी आ रहा है, उसमें गेमिंग इंडस्ट्री भी आ रही है, इसमें आपका पूरा सेलफोन
एक मैंने अभी रिसेंटली चैट जीपीटी से पूछा कि व्हाट इज़ द टोटल मार्केट साइज ऑफ दैट इंटायर इंडस्ट्री जो एडिक्शन को इस्तेमाल करती है डेलिबरेटली, तो टर्न आउट टू बी 2 ट्रिलियन डॉलर्स। इसमें आपकी एप्पल से लेके और अमेजोन से नेटफ्लिक्स और फेसबुक एंड गूगल, ऑल ऑफ देम आर डूइंग दिस। तो इफ़ यू आर नॉट कॉन्शियस दे आर गोइंग टू ट्रैप यू। तो यू हैव टू रिमेन वेरी वेरी कॉन्शियस इफ़ यू आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म्स, और अपने फेलियर खुद प्लान करें। अच्छा, फेलियर प्लान करें। फेलियर प्लान करें ताकि जब वो लाइक ना आए तो आपको उसकी भी एक आदत हो, और जितना कोशिश करें नोटिफिकेशन को ना देखें उतना बेहतर है। नोटिफिकेशन बंद कर दें, बंद कर दें बेहतर है, फेसबुक के खास तौर पे। खास तौर पे। सही, तो काम तो सारा रह जाएगा फिर हमारा, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, नोटिफिकेशन पता चल रहा है। अच्छा, आपकी वॉल्स के ऊपर बाज़ दफ़ा आप बीच बीच में, एक तो ये जिस तरह हमारी बात हो रही है इसी से मुताल्लिक आपके बहुत सारे स्टेटस होते हैं, फिर कुछ मुल्की हालात के ऊपर होते हैं कि भाई मुल्क इतना अभी ख़राब नहीं हुआ, मुल्क अभी बेहतर है। रिसेंटली आपने एक बड़ा एक पॉलिटिकल ट्वीट की, या फेसबुक के ऊपर, मेरे ख्याल में आपने, ट्विटर पे तो नहीं मैंने देखा, कि ये जो करंट मसला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो एक डेवलपमेंट हुई थी नेगोशिएशंस की, उसमें आपने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी सिराजुल हक ने बड़ा काम किया है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द कैपिटलिज्म, मतलब वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम राइट नाउ, फिर और कैपिटलिज्म को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए सिराजुल हक कहाँ आ गए बीच में, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो फटा चल रहा है बिटवीन पीटीआई एंड पीडीएम, एंड दैट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी राइट नाउ। आपको ये नहीं पता कि 4 महीने के बाद सिचुएशन क्या होगी मुल्क की। तो व्हाट्स हैपनिंग, जितने भी इन्वेस्टर सब भाग गए, कोई भी नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट, इसीलिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जितनी थी वो नहीं हो पा रही, बिकॉज इन्वेस्टर को चाहिए होती है लॉन्ग टर्म। अब इंडिया से आप कंपेयर, भाई इंडिया से ये कंपेयर करो ना कितनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आप ये कंपेयर कर रहे हो कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार जो है वो मर्सिडीज़ की लॉन्च हो गई, और वहाँ पे जो सुजुकी ने कौन सा मॉडल लॉन्च कर दिया गाड़ी का, और वो इतनी सस्ती, अजीब अजीब चीज़ों पर कंपैरिजन हो रहा है। मतलब बिल्कुल, मतलब 1 पॉइंट समथिंग बिलियन लोग रहते हैं इंडिया में, और वो जिन चीज़ों को हम हाईलाइट कर रहे हैं उससे प्रॉब्ली शायद 0.1% या 0.1, तो खैर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो मर्सिडीज़ की शायद 0.1% लोग शायद खरीद सकते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट आईफोन तो मे बी 2%, 3%, 5% लोग खरीद सकते होंगे इंडिया के अंदर। मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग द लाइफ ऑफ 1 समथिंग बिलियन पीपल बेटर इन इंडिया, उसको भी तो हाईलाइट करो ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इनिशिएटिव्स क्या ले रहा है इंडिया, किसी ने बात की आज तो सोशल मीडिया में भी, शायद गलती से एक मैंने पोस्ट देखी होगी कि कोई अंडरग्राउंड कोई ट्रेन बनाई है इंडिया ने, किसी किसी दरिया के नीचे से गुजरती है और वो डिस्टेंस शॉर्ट हो गया। तो जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, एप्पल ने जो है वो अपना वो लॉन्च कर दिया, वहाँ पे फैक्ट्री लगा ली, और अभी रिसेंटली जो हुआ है एग्जैक्टली उसके ऊपर हर बंदा बात कर रहा है। तो वी डोंट इवन नो। अभी मैं किसी ने पोस्ट किया कि इंडिया, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ा दिया, शायद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, और वो पोस्ट थी एप्पल की। मैंने कमेंट किया नीचे उसके, ये बिल्कुल सही बात है कि हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि एवेलुएट किस बेसिस पे करना है अपने आप को। हम इतनी फजूल चीज़ों में एवेलुएट कर रहे हैं। अब एप्पल इसलिए क्या है, बिकॉज वहाँ की लेबर सस्ती है। एप्पल को वो शौक थोड़ी है वहाँ पे जाने का। एप्पल बिजनेस करने गया, एप्पल इसलिए क्या, बिकॉज वहाँ की लेबर सस्ती है, और मे बी प्रोबेबली चाइना से ज़्यादा सस्ती है वहाँ पे। सही, दैट इज़ व्हाई एप्पल इज़ देयर। एप्पल जापान में क्यों मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, एप्पल जर्मनी में क्यों मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, कोरिया में क्यों, हालांकि कोरिया से पार्ट्स आ रहे हैं एप्पल के, जापान से पार्ट्स आ रहे हैं एप्पल के, जर्मनी से पार्ट आ रहे हैं, वहीं लगा लो ना प्लांट, है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सारी बच जाएगी। यहाँ लेबर सस्ती है, भाई लेबर सस्ती है ना यहाँ पे। दैट इज़ व्हाई देयर है। आप लेबर सस्ती कर लें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लें, एप्पल आपके पास भी लगा लेगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द की, एंड दैट इज़ व्हाई अप्रिशिएटेड सिराजुल हक इनिशिएटिव के वो उन्होंने कम से कम इस स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो एक स्टेप लिया। वो स्टेबिलिटी आती नहीं आती, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई मीन बड़ी लान तान हुई उसके बाद कि भाई ये क्या कर दिया। वो होता ना कि जब आपकी एक साइड पे नहीं लेते तो दूसरे साइड के लिए बुरे हो जाते हैं, और जब दोनों की साइड लेते हैं तो कहते हैं यार। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा सड़क पे खेल रहे होते हैं ना क्रिकेट, उनका जो मेच्योरिटी लेवल होता है वो शायद थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पॉलिटिशियंस के। बिकॉज वहाँ पे भी देर आर सम रूल्स जिसके अकॉर्डिंगली आप खेल रहे होते हैं। क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो कुछ आपने रूल सेट किए हैं अपने लिए, और वो आप उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। झगड़ा भी होते हैं ऑफकोर्स उनमें। एक बच्चा आउट होता है तो बोलता नहीं मैं आउट नहीं हुआ, या मेरी पता नहीं काफ थी क्या थी, ट्राई बॉल थी। तो यहाँ काफ लीग होती है, सॉरी यहाँ काफ से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। तो वहाँ पे मेच्योरिटी लेवल यू फाइंड much higher comparatively to what you see in a political scene of Pakistan. तो एक बंदे ने आके उनसे बोला भाई चैन से बैठ जाओ कम से कम,
और थोड़ी मुल्क बात का करो, सोचो। मुल्क का सोचो, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि एक आप किश्ती में बैठे हुए हैं और आप धींगा मुश्ती कर रहे हो, किश्ती जो है लुढ़कने वाली है और आपको कुछ होश ही नहीं। किश्ती डूबेगी तो सभी डूबेंगे ना भाई। सही बात है। और जो जिनको तैरना आता है वो तैर के निकल जाएंगे, मीन्स के वो दूसरे मुल्क भाग जाएंगे। हाँ, जिनका बाकी स्टेक नहीं है यहाँ पे वो भाग गए। जो मुल्क में जो भाग नहीं सकते वो बेचारे परेशान होंगे फिर यहाँ पे बैठ के। तो अब ये जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो मतलब दिस इज लिटरली अ प्रोजेक्ट ऑफ लाइक 3-4 जनरेशंस। ही इज लाइक कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। अबे भाई, गुट्टी में पड़ी हुई है लोगों की करप्शन। लोग वो जीन्स लेके पैदा होते हैं यहाँ पे। सही बात है। मतलब जो आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल फैमिलीज, जिस चीज़ को आप जो वो हक समझ, वो तो कहते हैं भाई एस्टैब्लिशमेंट और करप्शन, स्टेट और वो करप्शन के ऊपर भी हमारा राइट है हमारा राइट है करप्शन। हमारा। पीपल्स पार्टी वाला कह रहे हैं कि जी करप्शन हमारे ज़माने में नहीं होती करप्शन। वो व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली, दे आर मूविंग फंड्स इन देयर ओन डायरेक्शन। दैट इज व्हाई करप्शन उनके ज़माने में नहीं हो रही। वो फंड्स कहीं और मूव होना शुरू हो जाते हैं दूसरे के, तो वो करप्शन होती है। अब दिस इज ऑल्सो वेरी नेचुरल फिनोमेना। इस पर भी शायद कभी बात करनी चाहिए कि वो फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा है इसमें, वो कहते हैं दिस इज कॉल्ड रीपैट्रिमोनियलाइजेशन। टर्म उसने यूज़ किया, रीपैट्रिमोनियलाइजेशन। कह रहे दिस इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी ट्राइबल सोसाइटी। ट्राइबल सोसाइटी से ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक निकाले बगैर आप उनको मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी के अंदर ला के बिठा दें, तो वो उस ब्यूरोक्रेसी की रिसोर्सेज अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दिस नॉट समथिंग दे आर डूइंग इट लाइक विद दिस इंटेंट ऑफ करप्शन। दिस इज हाउ दे आर बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली प्रोग्राम टू डू। अब इसके अंदर ऑफ कोर्स देयर कैन बी लॉट ऑफ डिबेट ऑल्सो कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका ये होता है कि वो इस ट्राइबलिस्टिक इंस्टिंक्ट को ख़त्म करे, ताकि जब आप निकल के आके ब्यूरोक्रेसी में आके किसी काम करें तो आप बिल्कुल एक अनबायस्ड तरीके से उस, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। उसको हम करप्शन कहते हैं। And, दूसरे की करप्शन, अपने लिए परफॉर्मेंस exactly. ये एग्जैक्टली यही होता है। तो अब जो धींगा मुश्ती चले जा रही है, दैट्स प्रॉब्ली वेरी टॉक्सिक। और वो जितनी लंबी चलेगी नुकसान ना ए का है ना बी का है, बल्कि पाकिस्तान का। और मतलब अनफॉर्चुनेटली मीडिया कैश कर रहा है उसको, मतलब शॉर्ट टर्म गेन के लिए। सही बात है। हम लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे, हम शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं पूरे मुल्क का कि जी टीआरपी हमारी बन जाए और व्यूअरशिप आ जाए हमारी, और वो हाईलाइट करे जा रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो इससे वेरी अच्छा, पॉलिटिशियंस भी प्रॉब्ली मतलब वो अपोजिशन में होने के बाद जानबूझ के, मुझे लगता है दिस इज माई फीलिंग, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जानबूझ के ऐसे इश्यूज क्रिएट करते हैं कि जिसकी वजह से ओवरऑल मुल्क की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो, और फिर ब्लेम डालें वो रूलिंग एलिट को। आई मीन इफ दिस इज द लेवल ऑफ सिंसियरिटी पीपल हैव, तो अब मुझे तो डर ही लगता है वो सिविलियन सुपरमेसी की बातें हो रही हैं। सिविलियंस की हरकतें देखो तो पहले आप सही, इस तरह के सिविलियंस आगे बढ़ेंगे तो क्या बड़ा करा होगा मुल्क का। सही वो वही ना, आपकी वाली बात, ऑपोजिशन में रहते हुए वो बात बहुत बुरी, गवर्नमेंट में जाते ही बहुत अच्छी। ऑपोजिशन में रहते हुए प्राइवेटाइजेशन बुरी, हुकूमत में जाते हुए आपने प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। इसके बाद वो जब दूसरा चला गया, क्या कत्ल कर दिया, माशी कत्ल कर दिया, ये कर दिया। मेरी इन्फ्लेशन अच्छी है, आपकी इन्फ्लेशन बुरी है। हाँ, मतलब वो जब महंगाई हमारे वक्त में होती है तो वो ज़रूरत होती है, और वो अच्छी होती है, बहुत अच्छी महंगाई होती है। आप जब कर रहे हैं महंगाई तो 1 रुपये से इतना कर्जा बढ़ गया और इतने डॉलर हो गया। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत सारा टाइम दिया और आपने इतने सारे टॉपिक्स खोल दिए हैं कि, और इतनी दफ़ा ये बात है कि इस पर भी पॉडकास्ट करेंगे, उस पर भी पॉडकास्ट करेंगे। तो आई होप कि अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको मैं दोबारा बुलाऊँ तो आप ज़रूर इंशाल्लाह आएंगे और आपसे अच्छी गपशप रहेगी। आप लोगों को भी कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह कमेंट्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो उमर साहब से तो ज़रूर कीजिएगा। मैं उन सवालों का जवाब नहीं दूंगा, उमर साहब ही जवाब देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।